मैंने पिछले लेक्चर में और पिछले 2-3 साल से मैं यही कहते आया हूँ कि आयुर्वेद की स्पेशलिटी की देन है। जितने भी नए बच्चे आते हैं उनको मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि हर एक फैकल्टी में अपने दी बेस्ट रिजल्ट्स है। तो क्यों ना हमारा फैकल्टी वाइज स्पेशलिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक साइकियाट्रिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक पेडियाट्रिशियन बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक नेफ्रोलॉजिस्ट बने। ये आज गायनेक का सब्जेक्ट है। मैं जितने भी बच्चियाँ लड़कियाँ प्रैक्टिस के लिए आती है उनको हमेशा कहता हूँ कि आप आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट बनिए। दी बेस्ट आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट करके आप फेमस हो जाएंगे और किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकता है। मैंने मेरे लाइफ में 2000 से ज़्यादा एएनसी देखी है। एकदम स्मूथली एएनसी होती है। नो एब्डोमेन पेन, नो जेस्टेशनल डायबिटीज, नो जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर, नो बैक एक, नो बेड रिडन, कुछ भी नहीं होता। एकदम स्मूथली एएनसी होती है। शिरडी की एक महिला जिनका 2 बार अबॉर्शन, 2 बार सिजेरियन सेक्शन हुआ था और 9 मंथ पूरे दोनों भी बार 9-9 महीने हाइपरटेंशन की वजह से वो बेड रिडन थी। थर्ड बार आयुर्वेद के पास आती है और आयुर्वेदिक एएनसी शुरू होती है। एक बार भी उसका बीपी शूटअप नहीं होता, एक बार भी उसको वोमिटिंग नहीं होती, एक बार भी उसको बैकएक नहीं होता, एक बार भी उसको सोना नहीं पड़ता। अपने भाई के, सगे भाई के शादी में छठे महीने में वो काफ़ी डांस करती है। सब घर वाले बोलते हैं कि तुझे प्रेगनेंसी है ही नहीं। यदि प्रेगनेंसी होती तो पहले दोनों बार तू 9-9 महीने सोई सोई थी, इस बार डेफिनेटली तुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी, एक बार चेक कर ले। शादी के बाद वो डायरेक्ट हॉस्पिटल आती है और फिर से मुझसे पूछती है, सही सही में मुझे प्रेगनेंसी है ना? मैंने कहा ये पेट तो अपने आप बढ़ेगा नहीं। उसके तसल्ली के लिए फिर से सोनोग्राफी की जाती है और उसमें 3 वीक्स से ग्रोथ ज़्यादा आती है। 9 मंथ कंप्लीशन के बाद में शिरडी के गायनेकोलॉजिस्ट का मुझे फ़ोन आता है, आपकी ये पेशेंट मेरे पास आई है, पहले दोनों बार सेक्शन हुआ है और इस बार फिटल ग्रोथ ज़्यादा है तो उसका सेक्शन ही लेना पड़ेगा, सीज़र ही करना पड़ेगा। मैंने कहा सर अंदर आप देखिए शायद डिलीवरी हुई होगी और आपको आश्चर्य लगेगा, शाम को जब उसके हस्बैंड पेड़े लेकर आए तो उन्होंने कहा डॉक्टर आपसे बात कर रहे थे तब सिस्टर ने अंदर डिलीवरी कर ली थी। नॉर्मल डिलीवरी होकर 4 किलो 100 ग्राम के एक सुंदर बेटे को उसने जन्म दिया था। जबकि पहले दोनों बार सीजर था, दोनों बार हाइपरटेंशन था, तीसरी बार नॉर्मल डिलीवरी से अच्छा बच्चा उसको हुआ था। पहले दोनों बार सीजर है और तीसरी बार ट्विंस प्रेगनेंसी है और आयुर्वेदिक एएनसी होती है और नॉर्मल डिलीवरी होकर ट्विंस बच्चे को जन्म नॉर्मल डिलीवरी से जन्म देती है। ऐसे 7 पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं। एनीथिंग कैन हैपन, यही मुझे बताना है। इवन दो जेनेटिक डिसऑर्डर कैन प्रिवेंट, ये भी मैंने मेरे प्रैक्टिस में 4 पेशेंट में देखा है कि जिनके ऊपर इंस्टीट्यूट लेवल पे रिसर्च होना जरूरी है। हमें पता है कि पूरे विश्व में आज लाखों साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं और फिर भी जेनेटिक प्रॉब्लम को आगे के पीढ़ी में जाने से हम रोक नहीं सकते या जेनेटिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट नहीं कर सकते या जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आयुर्वेद से ये ठीक हो सकता है या उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं जो कि आगे चल के काफ़ी बड़े आशा की किरण बन सकते हैं। पूना की एक 24 वर्षीय एक स्थूल महिला शिरडी में दर्शन के लिए आए, जब उसे आयुर्वेद का पता मिलता है, वो कोपरगांव आती है और सामने फाइल का गट्ठा रखते हुए रोते हुए कहती कि सर कुछ भी करो, मुझे कुछ तो भी मार्गदर्शन करो, कुछ तो भी दिशा दिखाओ। सब जब रिपोर्ट पढ़े जाते तो उनमें उसको 2 बार प्रेगनेंसी रह चुकी थी और दोनों भी बार कंजेनाइटल एनोमली स्कैन में और ट्राइसोमी ट्रिपल मार्कर टेस्ट में उसमें एबनॉर्मलिटी आती है और बच्चे को लिवर या एब्सेंट रहता है और दोनों भी बार उसके टर्मिनेशन करना पड़ता है। सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन कैरियोटाइपिंग में 22x में XX में डिफॉर्मिटी आती है, एबनॉर्मलिटी आती है और डॉक्टर कहते हैं आगे चल के चांस लेना नहीं। आगे चल के चांस लेना नहीं, लेकिन आगे क्या करना है ये कुछ कहते नहीं, इसलिए कंफ्यूज होके काफी दाम्पत्य डिवोर्स के कतार पर खड़े रहते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो अनसक्सेसफुल काफी जगह पे घूमते हैं और अनसक्सेसफुल उनका वो जर्नी चालू रहता है। इसको मैंने कहा कि ये रिपोर्ट्स हम बाजू रखते हैं, आयुर्वेदानुसार शुक्र भी शुद्धि और पूरा सिर भी शुद्धि हम कर लेते हैं और उसके बाद में चिकित्सा लेंगे, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तीनों दोनों के भी हमने वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, बस्ती, ये सभी कर्म हो जाते हैं। शुक्र जनन योग, शुक्र शुद्धिकर योग हस्बैंड को दिया जाता है, इसको भी रक्त पित्तग्ना और एंटीवायरल चिकित्सा दी जाती है और चौथे महीने में उसको कहा जाता है यदि प्रेगनेंसी रहती है तो चलेगा। उस महीने के अंत में उसका फोन आता है, सर यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आई है। मैंने कहा अगले महीने की सेकंड मंथ की दवा लेकर जाओ। वो सेकंड महीने की दवा लेने के लिए आती है, सेकंड महीने की दवा लेकर चली जाती है। पूरे एएनसी ट्रीटमेंट चलती है हर हफ्ते 2 बार, एक बार चंदन बला तेल का, एक बार सहचर तेल का मात्रा बस्ती उसे चालू रहता है।
तीसरी महीने की दवा लेने के लिए वो आती है, रास्ते में उसको पूना के आगे एक शिरूर करके गांव है, वहां पर उसको साईं बाबा की काफी बड़ी पालकी, जो कि शिरडी आ रही थी पैदल, वो मिलती है। वहां पर वो उतर के बाबा का दर्शन करती है पालकी का, वहां से प्रसाद सेवन करती है। और रास्ते में कोपरगांव आने तक उसको 3 बार लूज मोशन होते हैं, 2 बार वोमिटिंग भी होती है। और जब कोपरगांव आई तब वो कंफर्टेबल रहती है। मैंने कहा बाबा ने फिर से तेरा वमन और विरेचन से शुद्धि करवा ली, अभी जो भी होगा अच्छा ही होगा। और तीसरे महीने की दवा लेकर जाती है। पूना जाने के बाद में फर्स्ट ट्रिपल मार्कर टेस्ट, फर्स्ट ट्राइसोमी टेस्ट की जाती है और वो एबनॉर्मल आती है। और होते ही उसका मुझे फोन आता है कि सर जेनेटिक काउंसिलर ने ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी कही है और उन्होंने टर्मिनेशन की सलाह दी है। मैंने कहा हम 5.5 महीने तक एनोमली स्कैन तक रुकते हैं, उसमें यदि एबनॉर्मेलिटी आती है तो हम आगे का डिसीजन लेंगे, हमें आगे जाना है, तू इसके तरफ ध्यान नहीं देना है। फिर से चौथे महीने की दवा लेने के लिए आती है, फिर से चौथे महीने की दवा लेकर चली जाती है। और जाने के बाद सेकंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट, ट्राइसोमी टेस्ट की जाती है, वो भी एब्सोल्युटली एबनॉर्मल आती है। फिर से रोना धोना, फिर से वही समझाना और 5.5 महीने तक रुकने की सलाह देना। चौथे महीने की दवा कंप्लीट हो जाती है। 5वें महीने की दवा कंप्लीट होने के बाद उसका शाम के समय एक दिन फोन आता है और वो कहते हैं सर सोनोग्राफी की। मैंने कहा रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो इमीडिएट पूछती सर आपको कैसे पता चला। मैंने कहा आज पहली बार तू बिना रोते हुए मुझे फोन कर रही है। तो हंसते हुए उसने कहा कि हाँ सर रिपोर्ट नॉर्मल आया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमें एमनियोसेंटेसिस करना पड़ेगा, गर्भजल चिकित्सा करनी पड़ेगी, ताकि ये प्रॉब्लम है या नहीं उससे कंफर्म हो जाएगा। मैंने कहा ये भी टेस्ट करवा लो, आयुर्वेद का और एक प्रूफ विश्व को दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक एमनियोसेंटेसिस की जाती है और आपको बड़ा गर्व होगा कि वो टेस्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल आती है। दूसरे दिन उसके जीजाजी के साथ वो शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आती है, फिर हॉस्पिटल आके पेड़े देती है कि ये सब कुछ जो हुआ बाबा के कारण हुआ, आयुर्वेद के कारण हुआ। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद धुलिया उसका मायका होता है। एक दिन सुबह सुबह उसके मॉर्निंग में उसके हस्बैंड का फोन आता है, सर उसको पेन, एब्डोमेन पेन शुरू हुए, उसको एडमिट किया है। मैंने कहा क्या होता है मुझे इन्फॉर्म करो। दूसरे दिन दोपहर में 1-1:15 उसके हस्बैंड का फोन आता है। उत्सुकता से मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहता है सर अब तक डिलीवरी नहीं हुई और डॉक्टर ने कहा कि ये प्रेसियस प्रेगनेंसी है तो हमें सीजर करना चाहिए, तो सीजर करने का तय हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल तक वेट किया है तो ठीक है, सीजर करवा लो, लेकिन कब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 9 बजे का हमने मुहूर्त देखा है, शाम रात को 9 बजे हम करने वाले हैं। तो काफी टाइम था, 7-8 घंटे थे। तो मैंने कहा एक काम करो, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल, उसको आधा कप दूध में पिला दो और क्या होता है मुझे बोलो। आपको आश्चर्य लगेगा, शाम को 4:45 यानी 4:45 PM को उसके हस्बैंड का फोन आता है और खुशी से वो कहता है कि सर उसके बाद में उसको दर्द बढ़ गया और नॉर्मल डिलीवरी होके एक 3 किलो 400 ग्राम के सुंदर से गुड़िया को उसने जन्म दिया है। आज वो लड़की 7 या 8 साल की होगी, लेकिन शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर आयुर्वेद से प्रिवेंट हो सकता है, ये यही से सिद्ध होता है। उसके बाद में इस साल 2 इंसिडेंट्स हुए। एक नांदेड़ से पेशेंट बिलोंग करती थी जिसका 5 बार एबॉर्शन हुआ था और 6ठी बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एनसी चल रही थी। डॉक्टर ने वहां पे ट्रिपल मार्कर का करने के लिए कहा, मैंने नहीं बोला, पूरी एनसी अपनी चलती है, सिर्फ वहां पर वो चेक करके क्या फाइंडिंग जो मुझे बताते हैं और मैं वहां से यहाँ से ट्रीटमेंट भेजता था। 5.5 में एनामोली स्कैन में उस यूएसजी में फिटल बाउल लूप्स, ये एक फाइंडिंग्स आया जो कि ज्यादातर डाउन सिंड्रोम में, डाउन बेबी में होता है। तो फिर उस गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको काफी डांटा। मैंने कहा था ट्रिपल मार्कर टेस्ट करो, आपने की नहीं, अभी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, ये आपका जिम्मेदार है, आपको जो डिसीजन लेना है वो ले लो। उनका रोते हुए फोन आया और उसी दिन मैं गुरुवार साईनाथ के दरबार में, साईनाथ हॉस्पिटल में था। तो मैंने कहा आज गुरुवार, ऐसे कभी भी आज तक नहीं हुआ है कि गुरुवार के दिन मुझे कोई बैड न्यूज मिली है, मैंने तो काफी चमत्कार गुरुवार के दिन देखे हैं। तो एक काम करते हैं, हम 2-3 दिन के बाद सोनोग्राफी रिपीट करवाते हैं। फिर नांदेड़ में मैंने मेरे विद्यार्थी मित्र से चर्चा करके वहाँ पे कोई पेडियाट्रिक सोनोलॉजिस्ट है कि ये देखा और एक नाम मुझे मिला उनके पास, मैंने उनको यूएसजी के लिए भेजा। मैंने उनको कहा कि पहला रिपोर्ट उनको नहीं दिखाना है। उस सोनोलॉजिस्ट का मुझे 2-3 घंटे के बाद फोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने चेक किया, रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो मैंने कहा सर एक ऐसी ऐसी सोनोग्राफी हुई है और उनमें फिटल बाल लूप्स आए हैं, तो उसके बारे में मुझे शंका है, क्वेरी है। तो उन्होंने कहा सर मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ। उन्होंने फिर से रिपीट करके, शायद जैसे जॉन्डिस हुए पेशेंट को सब पीला दिखता है, और ये बताने के बाद उनको भी उसी नजरिया से उन्होंने देखने के बाद वो भी कंफ्यूज हो गया और उन्होंने कहा सर हो सकता है मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ।
जस्ट आंख बंद करके बाबा को मैंने याद किया और उस पेशेंट को मैंने कहा वेट एंड वॉच जो होता है वो देखेंगे। और पूरी एएनसी आगे चल के आयुर्वेद से हो गया। डिलीवरी होने के बाद में वो बच्चे एब्सोल्युटली नॉर्मल निकले। यानी आयुर्वेद एएनसी यदि है तो डरने की कोई बात नहीं होती है। उसका और एक उदाहरण, ये 6 महीने पहले एक डॉक्टर पंडित या समथिंग है जो कि एमपी उमरिया में प्रैक्टिस करते हैं, जनरल प्रैक्टिस वहां पर करते हैं। उनके बीवी का 6 बार एबॉर्शन हुआ था, उसको भी चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी। तो फिर वो आयुर्वेद के पास है, पूरी एएनसी आयुर्वेद से चलती रही, सब कंजेनिटल एनोमली स्कैन वो भी सब नॉर्मल था। लेकिन 7वें महीने में जब फिटल डॉपलर टेस्ट करवाई गई तो वो एबनॉर्मल आई, उसमें सेरेब्रल इनसफिशिएंसी, ये रिपोर्ट, ये फाइंडिंग उसमें आया। ये भी काफ़ी रिस्की फाइंडिंग था, यानी बच्चा हो सकता है कि मेंटली रिटार्डेड एबनॉर्मल निकल सकता था। मैंने कहा एक गायनेकोलॉजिस्ट का वहाँ पर ओपिनियन ले लो। सभी गायनेकोलॉजिस्ट ने वही डाउट बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते और 7 क्रॉस कर चुके हैं तो अभी टर्मिनेशन भी नहीं कर सकते। फिर मैंने उसको कहा कि अब बाबा के ऊपर छोड़ दो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। और उसका एक 5-6 महीने पहले ही, लॉकडाउन से पहले, एक फ्राइडे का सैटरडे के दिन मॉर्निंग में उसका फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद वो सिर्फ रोने लगा और सर कहता रोने लगता, सर कहता रोने लगता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है। बाद में थोड़ा सा जब हिंदी बोला तो मुझे डाउट आया, डेफिनेटली ये डॉक्टर है। तो मैंने कहा, इमीडिएट माइंड में आया कि समथिंग इज अबनॉर्मल, समथिंग इज रॉन्ग। तो मैंने उनको थोड़ा सा धीरज देने के लिए मैंने कहा ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे क्या हुआ ये बताओ। फिर उसने थोड़ा सी सांस ले ली और थोड़ा सा समय लेकर, पॉज लेकर फिर उसने कहा कि सर मैं बाबा का बहुत आभारी हूँ, मैं आयुर्वेद का आभारी हूँ कि डिलीवरी हो गई और मेरी बच्ची एब्सोल्युटली नॉर्मल है। शी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल सर। पीडियाट्रिशियन ने भी देखा और उसने कहा कि शी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये जो भी हुआ है ये आयुर्वेद के कारण हुआ है। तो क्यों न हम कह सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर आयुर्वेद से प्रिवेंट हो सकती है। तो इसके ऊपर रिसर्च होना ये काफ़ी ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। तो क्यों ना आयुर्वेद का बेस्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट बन सके। उस दिन भी मैंने कहा था कि आयुर्वेद का एक दी बेस्ट पीडियाट्रिशियन बन सकता है। यूआरटीआई, एलआरटीआई या डायरिया छोड़ते हैं तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, डिलेड माइलस्टोन हो या सेरेब्रल पाल्सी हो, इनमें आयुर्वेद की सिवा कहीं भी चारा नहीं है। तो यदि ये ट्रीटमेंट हम करते हैं या कोई बच्चा, कोई वैद्य आगे आकर आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन बनता है तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। पिछली बार मैंने एक एपिलेप्सी के बारे में बताया था। एक 2009 में एक छोटा सा बच्चा, उम्र 7 या 8 साल की होगी, उसकी माँ उसे कंधे पे उठाकर क्लिनिक में लेकर आई थी। वो पूरा तरह से एकदम ड्राउजी, एक सोया हुआ था। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा सर उसको मिर्गी की तकलीफ है, झटके आते हैं। तो करीबन 3 साल से उसको कन्वर्जन की, एपिलेप्सी की शिकायत थी। और आपको हैरानियत होगी कि उसको एडल्ट डोज में एंटीपिलेप्टिक ड्रग चालू थे। 60 मिलीग्राम गार्डिनाल बीडी में चालू था और एप्टाइन 100 मिलीग्राम की टैबलेट उसको, जो कि एडल्ट डोज है, उसको चालू था। और फिर भी दिन में 10 या 12 कन्वर्जन उसको आते थे। थोड़ा भी डोज कम करते हैं तो और कन्वर्जन बढ़ते थे, और यही डोज रखते तो 24 आवर्स सोया हुआ रहता था। वो उसको नींद में ही जो भी दूध या जो कुछ पेज वगैरह देते थे वो नींद में उसको पिलाते थे। उस बच्चे की शक्ल से वो पित्त प्रकृति का लग रहा था, इसलिए मैंने सब पित्तज्ञ चिकित्सा उसको दे दी। नींद में एक बार शिरोधारा करवा लिया। 1 ड्रॉप्स मैंने उनको डालने के लिए, नाक में डालने के लिए दे दिया और कहा कि ये ट्रीटमेंट चालू रखो और 15 दिन के उपरांत लेकर आओ। 15 दिन उपरांत जब वो आया तो सीटी कैमरे में मैंने देखा वेटिंग में काफ़ी उछल कूद कर रहा था। जैसे उसका नंबर आया, डायरेक्ट अंदर आके वो टेबल पे, एग्जामिन टेबल पे सो गया और कहा सर मुझे चेक करो, मला तपासा। मैंने उसके माँ की तरफ देखा, मैंने कहा ये तो ठीक हो गया। फिर उसके माँ ने कहा सर उस दिन से आज तक उसको एक बार भी झटका नहीं आया। रियली मुझे उस दिन आयुर्वेद का इतना अभिमान महसूस हुआ। ये टिपिकल पित्त अपस्मार था। उसके बाद में एक सितंबर अक्टूबर तक, यानी 4-5 महीने मैंने पित्तज्ञ चिकित्सा चलाई। 3 साल एलोपैथी ट्रीटमेंट हो चुके थे, इसलिए मैंने सभी मॉडर्न ड्रग्स बंद कर दिए और एक बार सौम्य विरेचन करवा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद में 1 आध महीना दवा दी। तब से पिछले साल तक, यानी करीबन 10 साल उस लड़के को एक बार भी कन्वर्जन नहीं आए। लेकिन पिछले साल उसको एंट्रिक फीवर हुआ और जब वो एडमिट था
तब मॉडर्न दवा लेने के बाद में कुछ सेकंड के लिए 5 या 10 सेकंड के लिए वो थोड़ा सा फ्रीज हुआ। जैसे ये उन्होंने डॉक्टर को कहा और हिस्ट्री उसकी थी, तो उन्होंने इमीडिएट 300 मिलीग्राम की एप्टाइन उसे चालू की। जिस दिन से एप्टाइन चालू की, उस दिन के बाद में उसको फिर से 2-3 कन्वर्जन पर डे चालू हुए और फिर वो माँ फिर से कोपरगांव उसे लेकर आई। मैंने कहा एलोपैथ ड्रग उसको देना ही नहीं, वो ये आयुर्वेद का पेशेंट है, इसको आयुर्वेदिक दवा चलती है। मैंने फिर से वो एप्टाइन बंद कर दी, फिर से 1 महीना 2 महीने उसको पित्तज्ञ दवा दे दी। उसके बाद से आज तक एक बार भी उसको कन्वर्जन नहीं आया। मेरी भी दवा बंद है, मॉडर्न भी दवा बंद है। सिर्फ उसको ये बताया है कि स्पाइसी उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ खाने नहीं है, धूप में ज़्यादा नहीं है और मॉडर्न दवा कभी लेना नहीं है। तो क्यों न हम विश्व को चिल्लाकर कहें कि आयुर्वेद से एपिलेप्सी भी ठीक हो सकती है। यही बात मैंने साइकियाट्रिस्ट के बारे में पिछले लेक्चर में भी कहा था कि यदि साइकोसिस है, पोस्टपार्टम साइकोसिस है, एंजाइटी डिप्रेशन है, एंजाइटी न्यूरोसिस है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर सिजोफ्रेनिया है, या पैनिक मैनिया है, हिस्टेरिया है, इंसोम्निया है, या ओसीडी है, कुछ भी हो, आयुर्वेद से वो पेशेंट अच्छी तरह से ट्रीट होता है। मैं तो नए बच्चों को एक कहता हूँ कि किसी भी साइकियाट्रिस्ट के सामने जगह देखकर आयुर्वेदिक मनोविकार तत्व बोर्ड लगा के आप वहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करो। मॉडर्न के जितने भी फेल्योर पेशेंट है वो आपके मिल जाएगा, तो आपको खाने के लिए समय नहीं मिलेगा क्योंकि इतना फेल्योर रेट है। बाइपोलर सिजोफ्रेनिया, मैंने पिछली बार एक बॉम्बे के मुलुंड के पेशेंट की केस बताई थी, लेकिन एक डॉक्टर, खुद एमबीबीएस डॉक्टर, सिर्फ 1 महीने में सिजोफ्रेनिया से पूरी तरह से ठीक होते हैं। मैंने मेरे प्रैक्टिस में, मेरे लाइफ में देखा है। संगमनेर से एक प्रिंसिपल का मुझे फ़ोन आता है और कहते हैं कि सर मेरा एकलौता बच्चा है, एमबीबीएस है और वो पिछले 3 साल से सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है और मैं परेशान हूँ, मैं कुछ भी मैं हेल्पलेस हूँ, आप कुछ भी कीजिए, उसको ठीक कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, उसे भेज दो, मैं देखता हूँ। वो एमबीबीएस डॉक्टर था, एक पीएचसी सेंटर में मेडिकल ऑफिसर था, काफ़ी हॉनेस्ट था और सिंसियरली वो सेवा भी कर रहा था। लेकिन ज़्यादा हॉनेस्ट पब्लिक या ज़्यादा हॉनेस्ट पीपल लोगों को कभी सह नहीं जाते। जो करप्टेड थे उनको पैसे खाने नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने गलत स्टिंग ऑपरेशन में उसको कैच किया, उसको पकड़वा दिया और उस शौक से वो सिजोफ्रेनिया में चला गया। तब से वो एंटी सिजोफ्रेनिक 9 प्रकार की दवा खा रहा था। सिर्फ खाना सोना करीबन 105 केजी वेट उसका हुआ था। जब डॉक्टर खुद है और वो साइकिक पेशेंट है तो उसको हैंडल करना भी एक स्किल होता है। उसकी माँ जब वो लेकर मेरे पास आई और वो सामने बैठे, तो उसके तरफ देखते हुए मैंने यही कहा कि आप डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो। उसने सोच के कहा कि जस्ट गर्दन से उसने कहा हाँ। मैंने कहा आपका वेट इतना है, आप इतने ओबेसिटी आपको है, तो डेफिनेटली आपको ब्लड प्रेशर होगा। उसने गर्दन से नहीं कहा। मैंने कहा सो जाओ, मैं चेक करता हूँ। उसको एग्जामिन टेबल पर सोने के लिए कहा, वो टेबल पे का पास गया और मैंने कहा सो जाओ, तो उसने वेट वेट अर्जुन मुझसे बात कर रहा है। 1-2 मिनट के बाद में मैंने फिर से कहा आप सो जाओ। नहीं रुको, श्री कृष्ण भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। और फिर कुछ समय के बाद सो गया। मैंने एक जस्ट फॉर्मेलिटी चेक करनी थी, बीपी चेक करवाया और मैंने कहा आपको शादी करनी है? उसने कहा क्यों नहीं करनी है? मैंने कहा फिर आपके तो बाल काफ़ी झड़ गए हैं, आपको बच्चा लड़की कौन देगा? तो मैंने कहा हमारे पास एक शिरोधारा ट्रीटमेंट होती है, यदि वो करते हैं तो ऑयल जो होता है वो बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आपके बाल घने हो जाएंगे, तो फिर हम लड़की ढूंढने में हमें आसानी हो जाएगी, तो हम क्यों ना शिरोधारा करवाएं। उसने सोच के फिर कहा ओके लेट्स गो। तो वो उठा और फिर शिरोधारा के लिए चला गया। शिरोधारा के पश्चात मैंने कुछ स्वर्ण ब्राह्मी मेद्योटी सारस्वता वचा तेल नस्य और कुछ मेथ्य योग बना के उसकी माँ को दिया और उस डॉक्टर को कहा कि ये दवा सब बालों के लिए है, तो ये दवा वक्त पे लेना, आपके बाल घने बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। 15 दिन उपरांत जब वो फिर से फॉलोअप के लिए आया तो डायरेक्ट आके कंसल्टिंग में मैंने बाजू में खड़ा रहा और उसने कहा कि सर मुझे आपके पैर छूने हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, मैं भी हैरानियत में रह गया। मैंने कहा क्यों छूने हैं? उसने कहा सर आई एम टोटली एब्सोल्युटली राइट, ओके नाउ। तो मैंने कहा अर्जुन क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? तो हंसने लगा और उसने कहा नहीं सर दैट वाज हेलुसिनेशन, लेकिन मैं अब ठीक हुआ हूँ। तो उसने कहा सर मैं फिर से एक बार शिरोधारा करवा सकता हूँ? मैंने कहा व्हाई नॉट। फिर से एक बार शिरोधारा करवाई, फिर से 15 दिन की दवा लेकर चला गया और फिर से 15 दिन के उपरांत जब आया तो पेड़े लेकर आ गया और आने के बाद पैर छू के उसने कहा कि सर मेरा पिछले हफ्ते फिर से इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ हूँ और मैं चंदनापुर की जो पीएचसी है, कल से मैं वहाँ पर एज ए मेडिकल ऑफिसर फिर से रिज्वाइन हो रहा हूँ।
उसके बाद में आज तक ना तो वो एलोपैथ दवा ले रहा है, ना तो आयुर्वेद दवा ले रहा है। तो क्यों न हम पूरे विश्व को चिल्लाकर कहें कि आयुर्वेद से सिजोफ्रेनिया सिर्फ 1 महीने में ठीक हो सकता है। क्यों न हमारा आयुर्वेदिक साइकियाट्रिस्ट दी बेस्ट प्रैक्टिस करे। यही बात नेफ्रोलॉजिस्ट की भी है। कई रीनल फेल्योर के सीकेडी के पेशेंट हम देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा से उनकी किडनी फिशरी फंक्शन में रिवर्किंग में आती है। सबसे पहले दिसंबर 2016 में मेरे पास पूना से एक पेशेंट आता है, उसको पकड़ के 2-3 लोग लेकर आते हैं, काफ़ी टॉक्सिक लोग, एकदम ड्राई स्किन, ब्लैकिश स्किन और सेंट्रल लाइन डाली हुई है, और उनको आकर एग्जामिन टेबल पे सुलाते हैं। रिपोर्ट में सीरम क्रिएटिनिन लेवल 8.9 है, ब्लड यूरिया 196 है, हीमोग्लोबिन 4.6 मिलीग्राम है, और उसको वीकली 2 बार डायलिसिस चल रहे हैं। करीबन 6 महीने से ये चल रहा है, और उस पेशेंट को काफ़ी नौसिया है, हिक्कप है, ड्राई स्किन है, एकदम सीवियर वीकनेस है, यूरिन आउटपुट 1 या 2 चम्मच होता है। तो उस समय मैंने ये सोचा कि ये किडनी जो बनता है ये रक्त और मेदोवस्त से बनता है। तो फिर रक्तपाचक मॉर्निंग में, मेदपाचक इवनिंग में शुरू किया। क्लेद दूर करने के लिए गोक्षरादि गुगुल 2-2 गोली 2 बार शुरू की, और क्लेद आम बाहर निकालने का काम पुनर्नवा काफी अच्छी तरीके से करती है। इसलिए गर्विश निकालने के लिए पुनर्नवा और माका का काढ़ा लेने के लिए दिया। वरुणादि कषाय और तारकेश्वर रस 2-2 गोली दे दी। आम पाचन करने के लिए आम पाचनवटी, जो कि सुंठ विडंग नागरमोथा से बनती है, ऐसे एक सुविना करके एक चैतन्य फार्मा की गोली आती है, वो उसे 1-1 2 बार दे दी, और पत्ता पत्ते बताकर उसको भेज दिया। 1 महीने के उपरांत जब वो आया तो इतना फ्रेश था, और अकेले कंसल्टिंग में आया। आते ही वो सो गया, तो उसने कहा कि सर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, भूख भी लग रही है, मेरे हिचकी बंद हो गई है, मुझे जो जी मचलता था वो बन गया, और मुझे पेशाब भी काफ़ी बढ़ गई है। फ्रेश रिपोर्ट में सीरम क्रिएटिनिन 7.6 था, ब्लड यूरिया 145 मिलीग्राम था, और हीमोग्लोबिन उसका बढ़कर 5.6 ग्राम हुआ था। फिर से वही दवा, मैंने रिजल्ट मिला था, वही दवा रिपीट की, और फिर से 1 महीने के बाद जब आया तो मैंने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि सेंट्रल लाइन सेप्टिक हुई थी, इसलिए वो निकाली थी, और वो काफ़ी फ्रेश था। फ्रेश रिपोर्ट में सीरम क्रिएटिनिन 4.6 मिलीग्राम था, यूरिया 96 मिलीग्राम था, और हीमोग्लोबिन बढ़ के 7.6 ग्राम हुआ था। तो मैंने कहा हम अब डायलिसिस 2 के बजाय 1 बार करते हैं, और आगे चल के उसको भी बंद करेंगे। तो तुरंत उसने कहा सर 20 दिन से मैंने डायलिसिस किया ही नहीं है। उस समय मेरा भी ये जस्ट पहला ही पेशेंट होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट उसको मिला था। तो तुरंत मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना है, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। इमीडिएट मैंने एक लैब में फ़ोन करके फिर से फ्रेश सैंपल ले जाने के लिए कहा। 1 घंटे के बाद में फ़ोन उनका आता है पैथोलॉजिस्ट का, और वो कहता है कि सर क्रिएटिनिन 4.9 मिलीग्राम है, यूरिया उसका जस्ट 97-98 के मिलीग्राम के बराबर है। मुझे काफ़ी हैरानियत हुई, क्योंकि 20 दिन से डायलिसिस बंद करने के बाद में भी उसका क्रिएटिनिन सिर्फ 0.3 से बढ़ा था। उसको मैंने कहा आज से डायलिसिस बंद ही रखते हैं, और वही दवा उससे तब से आज तक करीबन 4 साल हुए, तब से चालू है। आज भी उसका क्रिएटिनिन 1.7 से 2.4 तक सीमित है, परहेज भी नहीं रखता है, और आज भी उसके जो डायलिसिस के दिन थे, वो हर एक डायलिसिस सेंटर में जाता है, वहाँ पे लोगों को कन्विंस करता है, और आयुर्वेद के पास लेकर आता है। करीबन 200 से ज़्यादा पेशेंट उसने डिब्रूगढ़, आसाम, सिलवासा, छिंदवाड़ा, अहमदाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, ठाणा, महूर, किनवट, यवतमाळ, सोलापुर, ऐसे कई जगह से पूरे भारतवर्ष से पेशेंट सिर्फ एक पेशेंट के सक्सेस के बाद में आए। तो क्यों ना हमारे पूरे वैद्य यदि सक्सेसफुल प्रैक्टिस करते हैं तो आयुर्वेद का ये झंडा पूरे विश्व में फैलाया जाए, तो दी बेस्ट आयुर्वेदिक नेफ्रोलॉजिस्ट हमारा बन सकता है। आज का सब्जेक्ट जो है वो स्त्री रोग के बारे में मुझे बोलना है। मानवीय जीवन के जैसे बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था और वार्धक्यावस्था, ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं। यदि हम स्त्री रोग के बारे में सोचेंगे तो रजोदर्शन कालावस्था, बाल्यावस्था, रजोदर्शन कालावस्था और रजोनिवृत्ति कालावस्था, ऐसे 3 स्टेजेस उनके हो सकते हैं। बाल्यावस्था में स्त्री पुरुष दोनों के व्याधि एक जैसे होते हैं। भारतीय उष्ण कटिबंध प्रदेश है, इसलिए लड़कियों में पीरियड शुरू होने का या मासिक धर्म शुरू होने का अवधि उम्र ये 12 से 14 साल या 15 साल तक बताई गई है। लेकिन आजकल
प्रकृति अनुसार, देश या काल के अवस्था अनुसार ये उम्र के 9वें या 10वें साल में भी शुरू होते हुए दिखाई देती है। जैसे ही मासिक धर्म शुरू होता है, उस लड़की में शारीरिक बदलाव के साथ साथ काफी मानसिक बदलाव भी होते हैं। वो सुंदर दिखने लगती है। लज्जा या स्त्री सुलभ वैशिष्ट्य जो होता है वो भी उसमें दिखाई देने लगता है। इन शॉर्ट, पीरियड शुरू होने से वो नियमित होने तक के दरम्यान के पीरियड में शारीरिक रूप से वो दुर्बल और मानसिक रूप से काफी डरी हुई रहती है। इरेगुलर पीरियड होना, मेंसेस में अत्यधिक रक्तस्राव होना, उसके कारण पांडुता, उसके कारण पाल्पिटेशन, उसके कारण दुर्बलता, ये लक्षण लेकर आने वाली कई लड़कियां हमें प्रैक्टिस में दिखाई देती हैं। आर्तोक्षीणता, जिसे अल्पार्थ हम कहेंगे, जिसे मॉडर्न साइंस में ऑलिगोमेनोरिया कहते हैं, ये भी पेशेंट आजकल प्रैक्टिस में काफी संख्या में दिखाई देने लगे हैं। जस्ट पीरियड में स्पॉटिंग होता है, बिल्कुल ब्लीडिंग होता नहीं, लेकिन ये भी अच्छी बात है, ऐसे कहने वाले भी कई डॉक्टर्स मैंने देखे हैं। लेकिन आर्तव, ये मल स्वरूप होता है, मल भाग होता है, इसका निस्तारण होना ये कितना अत्यावश्यक है, ये सिर्फ आयुर्वेद ही जानता है। हेतु का यदि हम विचार करें तो सद्यकालीन फास्ट फूड की आहार जीवन शैली ये इसका मुख्य हेतु होता है। चिकित्सा के उद्देश्य से इसके हम दो ग्रुप कर सकते हैं। पहला ग्रुप धातुक्षयजन्य यानी अपतर्पणोक्त, और दूसरा संतर्पणोक्त यानी मार्गावरोधजन्य। दूसरी भाषा में यदि हम बोले तो एक क्रूश या दूसरा स्थूल, या धातुक्षयजन्य या मार्गावरोधजन्य। इस तरीके से हम यदि सोचते हैं तो चिकित्सा अधिक सुलभ, प्रभावी और अल्प समय में उपशय देने वाली होती है। आर्तोक्षीण या क्रूश या आर्तोक्षीणता रहने वाली लड़की या महिला में यदि हम निदान परिवर्जन करते हैं, रस रक्त वृद्धि कर ऐसे बल्य चिकित्सा करते हैं, और यदि अपन वायु का शमनार्थ यदि सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, तो अल्प दिन में, अल्प समय में उसको उपशय मिलते हुए दिखाई देता है। यदि मार्गावरोधजन्य स्थूल स्त्री हो या महिला में यदि आर्तोक्षीणता है, तो उसमें निदान परिवर्जन के साथ में यदि हम लेखन कर्म करते हैं या वमन, बस्ती कर्म या नस्य करते हैं, तो उसमें तुरंत उपशय मिलते हुए दिखाई देता है। उसके बाद में आर्तव, अत्यार्तव, जिसे हम मेट्रोरेजिया कह सकते हैं। अल्पार्तव की तुलना में इसकी संख्या प्रैक्टिस में आजकल ज्यादा दिखाई देती है। पित्त प्रकृति की महिला में तुलना से कफ और वात प्रकृति की महिला से ये प्रमाण अधिक तीव्र और संख्या में अधिक होता है। पित्त प्रकृति की महिला और लवणाम्ल रसात्मक आचार, दही, नमकीन खाना और टेंशन युक्त स्ट्रेसफुल जीवन शैली ये इसका मुख्य कारण होता है। निदान परिवर्जन यदि करते हैं और अम्ल पित्त रसात्मक आचार, ज्यादा स्पाइसी फास्ट फूड ये खाना यदि हम बंद करते हैं और अभ्यंतर प्रवाह, शंकर, माक्षिक, गोदंती, अनंत मूळ, हरितिक, एष्टी मधी, लोद्र, नागकेशर ये मिश्रण आधा चम्मच देते हैं, या सारप यूकेर या सारप ड्यूफेम 2-2 चम्मच देते हैं, और चंदन वाला तेल 30 या 50 ml कोश न करके यदि उसका मात्रा बस्ती देते हैं, तो 1-2-3 दिन में रक्तस्राव बंद होते हुए दिखाई देता है। एक लासलगांव की एक लड़की थी, उम्र 19 साल, नासिक जिले में लासलगांव की लड़की थी। वो दोनों चिकित्सा के लिए चिकित्सालय में आते हैं। क्रूश गौरवर्णीय उस लड़की को देखते ही उसके बाह्य रूप से वो पित्त प्रकृति की और रागिट स्वभाव की नजर आ रही थी। क्या होता है पूछने पर उसकी माँ ने कहा कि उसको मेंसेस में अत्यधिक रक्तस्राव होता है, ज्यादा ब्लीडिंग होता है। जैसे ही माँ ने कहा, वैसे गुस्से से वो अपने माँ की तरफ देखने लगी। ऐसे पेशेंट किस तरह से हैंडल किए जाते हैं पता होने के कारण इमीडिएट मैंने कहा कि तेरे तकलीफ का यही मुख्य कारण है। मेरे इस वाक्य का अर्थ न समझने के कारण वो दोनों माता और वो माँ और बेटी मेरे तरफ आश्चर्ययुक्त नजर से देखने लगे। तो मैंने कहा कि गुस्सा इसके नाक के नोक पर है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होती है, चिड़चिड़ करती है, संताप करती है, अनवांटेड एक्सेसिव थिंकिंग करती है, थोड़ा कुछ होता है तो सर पकड़ के रोने बैठती है। और उसमें बचपन में चिकन पॉक्स, जिसे हम कांजनिया मराठी में बोलते हैं, जिसे माताएं बोलते हैं, ये उसको निकल चुके हैं। जैसे मैंने कहा, दोनों माँ बेटे आश्चर्ययुक्त नजर से मेरे तरफ देखने लगे, और कुछ ही क्षण में उसके माँ ने कहा कि उसको बचपन में और कॉलेज में ऐसे 2 बार चिकन पॉक्स, कांजनिया हुए हैं, लेकिन बाकी जो भी लक्षण आपने कहे वो सब बराबर है, तो क्या आप भविष्य भी देखते हो?
हंसते हुए मैंने कहा, ये तो उसके शक्ल से पता चलती है, ये पित्त प्रकृति है। तो ये सब पित्त प्रकृति के लक्षण होते हैं। और काजनिया यानी चिकन पॉक्स यदि बचपन में होते हैं, तो ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट पे ब्लैकिश पिगमेंटेशन होता है, और वो मुझे दिखाई दिए, इसलिए मैंने कहा कि इसको चिकन पॉक्स हुए थे। अधिक न चेक करते हुए बोलते हुए मैंने उसको एग्जामिन टेबल पे लेटने के लिए कहा, और पल्स देखते हुए मैंने कहा, तुम इंजीनियरिंग करती हो तो डेफिनेटली रात को 1-2 बजे तक स्टडी करती हो। रोज आहार में नाश्ते में आलू वड़ा, पकोड़ा, बर्गर, पिज़्ज़ा या दही वड़ा खाती होगी, और अचार के बिना तू तो खाना ही नहीं खाती होगी। तो तुरंत उसने हाँ कहा। मैंने कहा, पीरियड तो तुझे 24 या 26 दिन में आता होगा। तो उसने कहा, हाँ कहते हुए कहा कि नहीं, लेकिन अब तो 25, 15 या 20 दिन में आ रहा है, और 8-8, 9 दिन तक ब्लीडिंग होता है। यदि मैं हार्मोनल पिल्स लेती हूँ तो ब्लीडिंग बंद होता है, लेकिन उसके कारण एसिडिटी, सर दर्द, काफ़ी दौर्बल्य महसूस होता है, काफ़ी उदासी महसूस होती है, और किसी बात में मन नहीं लगता है। गोली मैं बंद करती हूँ तो फिर से ब्लीडिंग शुरू होता है, और ये कब तक चलेगा, ये ठीक होगा नहीं होगा, ऐसा चिंतायुक्त तो प्रश्न कर रही थी। मैंने अधिक चेक न करते हुए उसको कहा कि इस सब का उत्तर आयुर्वेद में है। आयुर्वेद से तू ठीक तो हो जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि शादी के बाद प्रेगनेंसी के संदर्भ में जो भी समस्याएं आने वाली है, वो सब समस्या भी तेरी ठीक होने वाली है। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है कि यदि हम एक चिकित्सा करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी 4 बीमारियां अपने आप ठीक होती है। अन्य जैसे एक ठीक करते करते 4 बीमारियां गिफ्ट में तुमको कभी नहीं मिलेंगी। तो मैंने कहा, मैं जैसे कहता हूँ वैसे तुमको करना पड़ेगा। तो उस ब्लीडिंग के कारण ग्रस्त वो लड़की, थकी हुई लड़की, तुरंत उसने कहा कि जैसे आप बोलते हो वैसे मैं करूंगी, मुझे क्या करना है आप बताओ। तो मैंने कहा, तुमको सबसे पहले स्वभाव में बदलाव करना पड़ेगा। आपको पता है कि एक बार जन्मता जो स्वभाव होता है वो कभी बदला नहीं जाता, लेकिन यदि हम तय करते हैं तो उसमें बदलाव जरूर ला सकते हैं। तो मैंने उसको कहा कि छोटी-छोटी बात पर गुस्सा होना, छोटी-छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट करना, या एकदम इमीडिएट पैनिक होना, ये बात यदि तू छोड़ देती है, या खाने में से ये स्पाइसी खाना, तीखा खाना, अचार खाना, दही खाना यदि बंद करती है, तो तेरा ब्लीडिंग कम हो जाएगा। तो तुरंत उसने कहा कि ब्लीडिंग का और मेरे स्वभाव का क्या संबंध है? तो मैंने कहा, तेरी प्रकृति ये पित्त प्रकृति यानी उष्ण प्रकृति है। तुझे 2 बार चिकन पॉक्स यानी माताएँ निकली, ये भी उष्णता की बीमारी है, और तू लवणाम्ल रसात्मक आचार, दही, नमकीन ये सब खाती है, उसके कारण पित्त प्रकोप होता है। पित्त ये रक्ताश्रय होता है, और उसके कारण रक्त दुष्टि, और उसके कारण अधोक रक्त प्रदर यानी मेंसेस में ब्लीडिंग तुझे ज़्यादा होता है। पित्त प्रकृति होने के कारण चिड़चिड़ होती है, चिड़चिड़ करने से फिर से पित्त प्रकोप होता है, फिर से रक्त दुष्टि, और फिर से अधोक रक्त प्रदर, ये विशेष साइकिल बनता है। इसलिए यदि तू चिड़चिड़ाहट बंद करती है, या ये दही, नींबू, अचार ये खाना बंद करती है, तो तेरा ब्लीडिंग कम हो जाएगा, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। जैसे ही मैंने उसको ऐसा कहा, तो तुरंत उसने कहा कि फिर ये अचार, दही नहीं खाना है तो फिर क्या खाना? मैंने अक्सर देखा है कि ये चीज़ें खाने वाले को खाने के लिए दूसरा कुछ होता है, यही पता नहीं होता है। जैसे उनका ज़िंदगी का चाँद निकाल लिया है, ऐसा उसका चेहरा बन जाता है, उनका चेहरा बन जाता है। तो तुरंत मैंने कहा कि नाश्ते के लिए पोहा है, शिरा है, उपमा है, या घी शक्कर रोटी को लगा के खा सकती है, ब्रेड के साथ खा सकती है, दूध घी ले सकती है। खाने में सब कुछ बाकी का काफ़ी ऑप्शन ये ले सकती है। तो तुरंत उसने हाँ कहा। उसको अभ्यंतर, उसको प्रवाल शंकर, माक्षिकानंद, मूल हरितकी, एसटी मधु, त्रिफला, लौध्र, नागकेशर ये मिश्रण के साथ साथ चंद्र प्रभावटी, लघु सूचेकर, एमिस्टॉप जो कि एमिल फार्मा की आती है, हेमोस्टैटिक कैप्सूल है, एक एक 3 बार लेने के लिए कहा, और लोध्रासव और चंदनासव संभाग पानी में 2-2 चम्मच सुबह शाम लेने के लिए कहा, और हर रोज रात को 30 ml कोष्ण चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती हॉस्टल पे कैसे लेना है, उसका सोल्यूशन उसको बता के उसको बताया। तो तुरंत उसके माँ ने कहा कि उसको काफ़ी थकान है, तो मैं उसको लासलगांव घर पर लेके जाती हूँ, और उसके बाद में ठीक होने के पास भेज देती हूँ। 15 दिन उपरांत जब फॉलोअप के लिए और उसे कॉलेज छोड़ने के लिए वो माँ बेटी जब आती है, तो दोनों माँ बेटी काफ़ी खुश थे। आते उस लड़के ने कहा कि सर, मेरा ब्लीडिंग, मेरा रक्तस्राव दूसरे तीसरे दिन पूरी तरह से बंद हुआ, और उस दिन से आज तक एक बार भी मेरा सर दर्द नहीं हुआ, और मेरी थकान पूरी तरह से चली गई, मुझे काफ़ी फ्रेश और अच्छा लगता है। उसके माँ ने भी कहा कि सर उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, वो काफ़ी शांत और मैच्योर्ड हुई है। उसके बाद में हर महीने पीरियड के 3-4 दिन चंदन वाला तेल का मात्रा बस्ती, और यही ट्रीटमेंट थोड़ी कम अधिक प्रमाण में चलती रही। 3-4 महीने के बाद में
वो स्वभाव के साथ बदल कर तंदुरुस्त हुई और डिस्टिंक्शन से इंजीनियर भी बन गई। इन शॉर्ट, अत्यधिक रक्तस्राव वाली रुग्णा, अत्यधिक रक्तस्राव वाली तरुणी और उसके आधुनिक चिकित्सा से त्रस्त तरुणी आयुर्वेद के पास आती है। आयुर्वेद और आयुर्वेद की चिकित्सा से स्वभाव के साथ बदल बदल के तंदुरुस्त होती है और ये केवल और केवल आयुर्वेद के कारण संभव हुआ, यह हंसते हुए बाकी के लोगों को कहती है। मुझे लगता है इसी में हमारे वैद्यों का अभिमान है, गर्व है। काफी गर्व उस दिन मुझे महसूस हुआ। यही चिकित्सा मात्रा बस्ती और यही पित्तग्न रक्त स्तंभक चिकित्सा यदि विवाहित महिला में यदि फाइब्रॉइड नहीं है या कोई यूटेराइन लीजन नहीं है, तो ये चिकित्सा देने से करीबन 100 से ज़्यादा महिलाओं में जिनको डॉक्टर ने अंत में हिस्टेक्टोमी की सलाह दी थी, उनका हिस्टेक्टोमी का सर्जरी, हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन टला हुआ मैंने 100 से ज़्यादा महिलाओं में देखा है। यानी DUB यदि है, फाइब्रॉइड वहाँ पर बड़ा फाइब्रॉइड यदि नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट से उनको 100% यानी हमखास रिजल्ट मिलता है। उसके बाद में आता है एक डिस्मेनोरिया या काष्ठार्तव। आजकल काफी कॉलेज में जाने वाली युवतियों में, लड़कियों में पीरियड के पहले दिन या पीरियड के पूर्व दिन तीव्र उदरशूल उत्पन्न होना, जिसे हम एब्डोमेन पेन कहते हैं, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, ये लक्षण उत्पन्न होने के ये लक्षण वाली पेशेंट कई प्रकार में, कई संख्या में दिखाई देती है। और हर बार ये होने के कारण एक प्रकार का डर, एक प्रकार का फोबिया उस लड़की के मन में मेंसेस के बारे में बन जाता है। जैसे ही पीरियड नजदीक आने लगता है वैसे वो डर जाती है। तो ऐसे पेशेंट में पीरियड के पूर्व दिन में या पीरियड के पहले दिन में सहचर तेल का या नारायण तेल का या सादे तिल्ली का तेल का भी यदि तुम मात्रा बस्ती देते हो तो एब्डोमेन पेन तुरंत बंद होता ही होता है, लेकिन रक्तस्राव भी इमीडिएट नियंत्रित रहने में मदद होती है। साथ में साइरेप DUFM या यूकेयर जैसे कोई गायनेक तुम साथ में देते हो, वेल एंड गुड। मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि 2-3 महीने तक हर साइकिल में यदि बस्ती लेते हैं तो आगे चल के ये प्रॉब्लम कब खत्म हो गया, कब बंद हो गया, ये उस लड़की के भी ध्यान में नहीं आता। ये प्रॉब्लम ये बस्ती से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक्यूट एब्डोमेन पेन में जो खड़ा हिंग होता है उसको यदि हम देसी घी में फ्राई कर लेते हैं और थोड़ी सी चिमटी भर वो पुड़ यदि कोशनब जल के साथ में हम लेते हैं तो किसी भी एंटीस्पास्मोडिक इंजेक्शन से भी कम समय में विद इन 4 to 5 मिनट्स में उसका एब्डोमेन पेन बंद होते हुए मैंने देखा है। क्योंकि हिंग एक उष्णवीर्य होता है और उष्णता के कारण वो वातानुलोमक वात शामक होता है और उसके कारण तुरंत उसका एब्डोमेन पेन बंद हो जाता है। आजकल ये एक काफी बर्निंग इश्यू है, PCOD जिसे हम पॉलीसिस्टिक कोहेरेंट डिसीज या PCOS जिसे पॉलीसिस्टिक कोहेरेंट सिंड्रोम कहते हैं। महिलाओं में तो ये प्रॉब्लम आजकल कॉमन है, मैरिड महिलाओं में, लेकिन बच्चों में भी कॉलेज लाइफ के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आजकल काफी हद में, काफी संख्या में दिखाई देता है। वात स्थान में रहने वाले गर्भाशय के श्रीबीरित ग्रंथि पर एक बुलबुले जैसे एक सिस्ट उत्पन्न होता है। ये एक वात प्रकोप का, वात दुष्टि का लक्षण होता है। इसलिए ऐसे केसेस में यदि हम वात शामक और लेखन चिकित्सा देते हैं तो उनमें ये सिस्ट रिग्रेस होते हुए दिखाई देते हैं। कई पेशेंट में कुकुट नखी गुगुल जो ब्रहण भी करता है और लेखन भी करता है, कुकुट नखी गुगुल यदि हम देते हैं, या कफ प्रकृति की या वात प्रकृति की महिला है या लड़की है उसको यदि हम त्रिफला गुगुल या कांचनार गुगुल या मेदोहर गुगुल देते हैं, कुबेराक्ष वटी देते हैं, चंद्रप्रभा वटी देते हैं, या कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक डायबोनिडो, हाइपोनिडो या गुड़मार्गन देते हैं और साइरप DUFM या साइरप यूकेयर जैसे देते हैं और कॉम्बिनेशन में तुम चूर्ण देते हो तो डेफिनेटली 2 या 3 महीने में उसका मेंसेस पीरियड रेगुलर होता है और आगे चल के वो सिस्ट पूरी तरह से रिग्रेस होते हुए कई पेशेंट में हमने देखे हैं। तो ये भी बर्निंग इशू आयुर्वेद से अच्छी तरह से ठीक होता है। अब विवाहित महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक वैजापुर की एक 36 वर्षीय गुजराती परिवार से बिलोंग करने वाली एक महिला थी। वो योनि दाह के लिए चिकित्सा के लिए आई थी। हिस्ट्री में उसको 8 महीने पहले तीव्र योनिदाह शुरू हुआ और दिन ब दिन वो बढ़ते बढ़ते अब इतने तीव्रता पे था कि पीरियड के 4-5 दिन वो वेदनाओं से, उस बर्निंग से काफी बेहाल हो जाती थी। लोकल एग्जामिनेशन में उसको श्वेत प्रदर नहीं था या लोकल इरोजन या कुछ भी अल्सरेशन वगैरह कोई भी स्थानिक लक्षण नहीं थे।
सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन, सोनोग्राफी, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। और ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ने के कारण अंत में डॉक्टर ने भी उसे नाइलाज के अनविलिंगली उसे हिस्टेक्टोमी की सलाह दी थी। किसी ने आयुर्वेद के बारे में बताया, जब वो आई तो आयुर्वेद शरद ऋतु यानी सितंबर महीने यानी नैसर्गिक पित्त प्रकोप का पीरियड था। वो भी पित्त प्रकृति की थी, तो मैंने इसी महीने में यह तकलीफ बढ़ी क्या पूछा तो उसने तुरंत हाँ कहा। गुजराती थी इसलिए मैंने दही कितना खाती हो पूछा तो उसने कहा कि कटोरी कटोरी दही मैं सुबह दोपहर शाम खाती हूँ। चाय के बारे में पूछा तो 7-8 कप चाय डेली पीती थी। हस्बैंड व्यापारी थे, लेट नाइट तक खाना होता था। तो ज़्यादातर पित्त प्रकृति महिला में यदि लक्षण है तो उनका स्वभाव ये 100% गुस्से वाला और ज़्यादा शीघ्रकोपी होता है। तुरंत मैंने कहा आप गुस्सा ज़्यादा करती हो, तो साथ में आए हस्बैंड को इमीडिएट अच्छा लगा, वो खुश हो गया। मैंने कहा छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करती हो, खाना खाती नहीं खाती हो, वक़्त पे खाना नहीं खाती हो तो सर पकड़ लेता है, खाने के बाद में अच्छा लगता है, रात को 12 के बाद में नींद खुलती है, या काप मसल में पेंडिकोद्वेस्टन या मसल क्रैम्प्स बोलते हैं वो होता है। छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर तुमको ही पछतावा होता है। तो तुरंत उसने कहा सर ये सब मुझे होता है, ये सब पित्त प्रकृति के लक्षण थे। उसे सब पित्तज्ञ दवा, प्रवाशंक, माक्षिक, गोदंती, अनंत हरितकेष्टि मधु, ये मिश्रण आधा-आधा चम्मच लेने के लिए दिया। चंद्रकला रस, सारिवासव, चंदनासव ये दिया और शतदहतकृत इंटरनल लगाने के लिए उसे दे दिया और 1 हफ्ते के बाद में आने के लिए कहा। हफ्ते के बाद में तो आई नहीं, लेकिन हफ्ते के बाद में उसका फ़ोन आता है, सर दूसरे-तीसरे दिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर और कितने दिन दवा लेनी पड़ेगी? हम ये आयुर्वेद वालों के साथ में हमेशा होता है। पेशेंट जब आता है तब कहता है मैं साल 2 साल तक दवा लूँगी, जितना कहेंगे तब तक मैं दवा लूँगा। लेकिन जब ठीक होता है और तुरंत फिर उनको इमीडिएट आगे का पड़ता है कितनी दवा लेनी पड़ेगी। तो उसको मैंने कहा ठीक हो गई, दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जब होता है तब देखेंगे। यानी आयुर्वेद चिकित्सा से सिर्फ 6 दिन की दवा से उस महिला का हिस्टेक्टोमी का शस्त्र कर्म आयुर्वेद से टल गया था। अत्यर्थों की यानी ज़्यादा मेंसेस के, ज़्यादा ब्लीडिंग के पीरियड केसेस में यदि हम सोनोग्राफी करते हैं तो उनमें फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस या फाइब्रॉइड का निदान होते हुए दिखाई देते हैं। फाइब्रॉइड एक प्रकार की गठन गर्भाशय में और गर्भाशय के त्वचा में बढ़ती जाती है और आगे चल के वो गठन गर्भाशय के साथ में निकालनी पड़ती है, जिसे हम हिस्टेक्टोमी या गर्भाशय निरहरण करते हैं। इसी समस्या के कारण उम्र के 23 साल में हिस्टेक्टोमी की हुई पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में, मेरे करियर में देखे हैं। कैंसर के डर से या कैंसर का डर दिखा के इस प्रकार की शस्त्रक्रिया में इस प्रकार की सर्जरी की जाती है, कराने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद से 70 तक का फाइब्रॉइड सिर्फ 3 महीने के क्षार कासिस तेल के उत्तर बस्ती से और चिकित्सा से पूरी तरह से खत्म होते हुए, रिग्रेस होते हुए मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। हर साइकिल 1 या 2 क्षार कासिस तेल का 7वें और 8वें दिन उत्तर बस्ती करना है। अभ्यंतर यदि कप प्रकृति के है तो त्रिफला गुगुल, कांचनार गुगुल या मेदोहर गुगुल या कुकुटनक गुगुल, दशमोलारिष्ट, शिलाजत्वादिवटी और लेखन कर्म करने वाले चूर्ण योग यदि तुम देते हैं और 3 महीने के बाद में यदि सोनोग्राफी करते हैं तो वो फाइब्रॉइड पूरी तरह से नष्ट होते हुए या काफी हद तक रिग्रेस होते हुए तुमको दिखाई देगा। एक प्रिकॉशन इनमें लेना जरूरी होता है। यदि पित्त प्रकृति की महिला है और उसका ऑलरेडी ब्लीडिंग ज़्यादा है तो पहले ब्लीडिंग बंद कर लेना पड़ेगा और उसके बाद में तुमको एक क्षार कासिस तेल के उत्तर बस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि यह उष्ण वीर्य का तेल होने के कारण ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या कई पेशेंट में उत्तर बस्ती के बाद में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू होता है, उस समय यदि हम चंदन बला तेल के मात्रा बस्ती देते हैं और कुछ तंबक चिकित्सा देते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये प्रिकॉशन यदि हम लेते हैं तो सभी प्रकार के फाइब्रॉइड जाते हुए मैंने कई पेशेंट में देखे हैं और कई वैद्यों ने ये अनुभव अपने प्रैक्टिस में किया है। आजकल शारीरिक भागदौड़, मानसिक टेंशन के कारण भी महिलाओं को शरीर पर से सफेद पानी जाना, जिसको श्वेत प्रदर कहते हैं या लिकोरिया कहते हैं, ऐसे भी पेशेंट काफी संख्या में आजकल प्रैक्टिस में दिखाई देने लगे हैं। स्थानिक योनिगत अस्वच्छता ये भी उसका कारण होता है। तौल्य यानी मेदो विकृति ये भी उसका कारण होता है और शारीरिक थकान के कारण भी श्वेत प्रदर होता है। श्वेत प्रदर के कारण भी शारीरिक थकावट आती है। ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड एक कारण होता है। ऐसे कई पेशेंट में यदि काफ़ी ये ल्यूकॉल है या लिकोरिन है, लिकोमैप है या चंद्रप्रभा है या श्वेत प्रदरवटी है या अभ्यंतर तुम पुष्यानुग है, अशोक है, त्रिफला है या विडंग है, दारू हल्दी है, मंजिष्ठा है या वंग भस्म है, ये कॉम्बिनेशन यदि देते हैं
या त्रिफला विडंग धायटी मंजिष्ठा, इस कषाय से यदि योनि धावन करते हैं, वो लक्षण पे यदि कफज है तो कफज कषाय बनाओ, पित्तज बनाओ, वातज बनाओ, उसके हिसाब से यदि तुम कषाय बना के धावन करते हो, या स्थानिक श्वेत प्रदर के लिए तुम यदि श्वेतल हो या वी जेल हो या फेमिप्लेक्स जेल लगाते हो, यूरोजन है तो रणशोधन या शतधोत घृत लगाते हो, या वहां पर चंदन बला तेल का पिचू धारण करते हो, या धूपन यदि तुम करते हो, योनि धूपन करते हो, या उस स्थान को बल आने के लिए तिक्तक्षित बस्ती यदि देते हो, तो उससे ये श्वेत प्रदर पूरी तरह से जाते हुए मैंने कई पेशेंट में देखा है। आजकल 30 वर्ष के आगे के महिला में खड़े रहने के बाद या दो पैर पे बैठने के बाद यूटेरस बाहर आते हुए दिखाई देता है, जिसे यूटेराइन प्रोलैप्स या योनि भ्रंश कहते हैं। ज्यादातर गर्भाशय को पकड़ कर रखने वाले जो भी स्नायु होते हैं, उनके दुर्बलता के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स से यूटेरस बाहर आता है। तो उस पकड़ कर रखने वाले स्नायु को यदि हम ताकत देते हैं या उसको एस्ट्रोजन एक्शन करने वाले कोई दवा करते हैं, तो वो उसको वापस ऊपर खींच लेते हैं और वो प्रोलैप्स होना बंद हो जाता है। इसके लिए मूषक सिद्ध तेल का पिचू धारण, मूषक सिद्ध तेल का पिचू धारण काफी अच्छी तरह से सेकंड स्टेज तक, सेकंड ग्रेड तक अच्छी तरह से उपयुक्त होते हैं, मैंने कई पेशेंट में देखा है। स्थानिक कषाय रस सिद्ध कषाय से यदि तुम योनि धावन करते हैं, अपन स्थान को बल देने के लिए सहचरते नारायण तेल का मात्रा बस्ती या तिक्तक्षीर का बस्ती करते हैं, तो उससे पूरी तरह से प्रोलैप्स बंद होते हैं, मैंने देखा है। मैंने मेरे प्रैक्टिस में एक 68 ईयर्स की ओल्ड लेडी देखी थी कि जिसकी हिस्टेक्टोमी हो चुकी थी और उसके बाद में वजाने स्लॉट यानी पूरा योनि भाग बाहर आते हुए मैंने देखा था, और उसको कैंसर के डर से वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। यही पिचू धारण के मूषक सिद्ध तेल के पिचू धारण और कुछ बल और कुछ एंटी एंजाइटी ट्रीटमेंट, मेथे ट्रीटमेंट, शिरोधारा ट्रीटमेंट से वो अब उसका वार्धक्यावस्था का जीवन खुशी से और आनंद से जी रही है। यानी ये प्रॉब्लम उसका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वंध्यत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरे विश्व में लोक संख्या के बाबत नंबर 2 में रहने वाले और अभी भी बढ़ती हुई आबादी के कारण चिंतातुर रहने वाले इस भारत देश में अभी भी इनफर्टाइल कपल की या निपुत्रकों की संख्या ये लक्षणीय ऐसी है। काफी महंगे उपचार, काफी महंगे ट्रीटमेंट करने के बाद में भी सक्सेसिव रेट काफी कम है। ऐसे दुखी दाम्पत्य को देखने के बाद ईश्वर के उसके विषम बर्ताव का काफी बड़ा दुख होता है। ऐसे दुखी दाम्पत्य के जीवन में वंश का दिया जलाने का काम आयुर्वेद से डेफिनेटली होता या हो सकता है। यदि मेल में, हस्बैंड में यदि शुक्राणु की संख्या कम है, जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, शुक्राणु की संख्या 0 है, जिसे हम अजोस्पर्मिया कहते हैं, शुक्राणु की हलचल कम है, जिसे हम एस्टेनोस्पर्मिया कहते हैं, या शुक्राणु पूरी तरह से डेड है, मृत है, जिसे हम टेराटोजोस्पर्मिया कहते हैं, या शुक्राणु वीर्य का गाढ़ापन है, जिसे हम हाई विस्कोसिटी कहते हैं। ऐसे पूरे केसेस में आयुर्वेद चिकित्सा से दी बेस्ट हमखास रिजल्ट मिलते हुए मैंने कई पेशेंट में देखे हैं। यदि हस्बैंड नॉर्मल है तो पूरी चिकित्सा, पूरे ट्रीटमेंट ये उस महिला के करने पड़ते हैं, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। एक काले करके पेशेंट है, ये एक दो एविडेंस मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यदि कभी एक स्पेशल मेल इनफर्टिलिटी पे जब बोलेंगे तब काफी ढेर सारे एविडेंस मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। ये काले करके पेशेंट है। यहाँ पे लिखा है कि काउंट मोटाइल स्पर्म और टोटल मोटेलिटी नील है, और 3 महीने उपरांत उसका काउंट 7.5 मिलियन हुआ था, और आगे चल के उसको काफी जल्दी थी, IUI से वो कंसीव होके उसको एक लड़की पुत्री भी हुई थी। एक जलगांव से बिलोंग करने वाला एक पंडित करके पेशेंट है। ये नवंबर 2006 में आयुर्वेद के पास आया था, अजोस्पर्मिया उसे है, और उसने आते ही कहा था कि सर मैं बहुत पुअर हूँ, मैं जितना खर्चा करना था मैंने कर चुका हूँ, कर लिया है, और मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता हूँ। तो 1 महीने की दवा उसे कोपरगांव की चिकित्सालय दी थी, एक उत्तर बस्ती कोपरगांव से किया था, और बस्तान बस्ती घर पर लेने के लिए कहा था, और उसके बाद की चिकित्सा के लिए शिरडी के OPD के लिए मैंने आने के लिए कहा था, जहाँ पे उसको फ्री में चिकित्सा दे सके। और 3 महीने वहाँ पर आने के बाद, या अभी मार्च 2008 का रिपोर्ट है, उसके बाद में ये बीच के गैप के बाद में आया तो उसका काउंट 15 मिलियन हुआ था, और उसके बाद में 2 या 3 महीने आ गया, और उसके बाद में डायरेक्ट अगस्त में उसका फोन आता है कि सर
मेरी मिसेस का पीरियड मिस हुआ और टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव आ गया। यानी उस अजोस्पर्मिया के पेशेंट में आयुर्वेदिक चिकित्सा से नेचुरल तरीके से उसको एक पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब काफ़ी इनफर्टिलिटी के पेशेंट हम देखते हैं जिनमें पीरियड रेगुलर होता है, ओवुलेशन भी होते रहता है, हस्बैंड भी नॉर्मल स्पर्मिक होता है, और फिर भी यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती तो उस महिला का HSG यानी ट्यूबल ब्लॉक है या नहीं ये देखना जरूरी होता है। श्री बीज वाहिनी नलिका ये ओपन है या नहीं ये देखना जरूरी होता है। उसके लिए किसी भी सोनोलॉजी सेंटर में 7वें या 8वें दिन ये HSG जिसे हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं ये टेस्ट की जाती है। एक प्रकार का डाई अंदर गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है और एक्सरे लिए जाते हैं। जो रेडियो ओपेक डाई जहां तक गया वहां तक ट्यूब ओपन है या नहीं या क्लोज है ये इससे पता चलता है। काफी ट्यूबरकुलस हिस्ट्री जिनमें है इनमें ट्यूबल ब्लॉक ज्यादातर नजर आते हैं। यदि एक ट्यूब बंद है तो 50% प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, और यदि दोनों ट्यूब बंद है तो ऐसी स्थिति में 100% प्रेगनेंसी के चांस बंद हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ट्यूबोप्लास्टी या लैप्रोस्कोपिक ट्यूबो रिपेयरिंग भी उसमें नाकाम होते हुए कई पेशेंट में दिखाई देता है। यदि ऐसा है तो ऐसे पेशेंट में हम क्षार कास्टिस तेल का उत्तर बस्ती हर साइकिल में 2 या 3 महीने करते हैं तो ट्यूब काफी हद तक ओपन होते हैं, मैंने देखे हैं। यदि कॉर्नियल ट्यूबल ब्लॉक है तो वो तो ओपन होना ही होना है। सिर्फ फीमरियल ट्यूबल ब्लॉक है तो उसमें उसका परसेंटेज सक्सेस रेट एज कंपेयर टू कॉर्नियल ब्लॉक थोड़ा सा कम है। एक सेंट्रिन काम करने वाला पति और खेती काम करने वाली उसकी पत्नी, उम्र 24 साल और शादी को 3.5 साल हुए थे। कैपेसिटी न होने के बावजूद भी पिछले 1 सालों से वो आधुनिक चिकित्सा कर रहे थे, लेकिन वहां पर अपयश आने के बाद वो जब आयुर्वेद के पास आए तो आते ही उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की कि सर हमारी खर्चा करने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, तो कृपा करके हमें मदद कीजिए, हमें कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए। वो एक तांडे पे एक छोटे से बस्ती पे वो गरीब दाम्पत्य रहते थे और इतने साल होने के बावजूद भी संतान न होने के कारण बिरादरी वाले आप दूसरी शादी की चर्चा करने लगे हैं और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझ में प्रॉब्लम है, ऐसे कहते हुए वो स्त्री रोने लगी। उसकी स्थूलता उसके पति से कई गुना ज्यादा थी। उसके सभी रिपोर्ट जो देखे हस्बैंड नॉर्मल स्पर्मिक थे और उसके HSG रिपोर्ट में उसे बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक था और USG रिपोर्ट में उसको PCOD थे, इसके कारण इरेगुलर मेंसेस थे और उसके कारण उसकी स्थूलता बढ़ी हुई थी। HSG रिपोर्ट में उसके दोनों भी बायलैटरल कॉर्नियल ट्यूबल ब्लॉक थे। तो मैंने उनको कहा कि आयुर्वेद से तुम्हारी जोड़ी सलामत रखने का काम डेफिनेटली हो जाएगा, हमखास हो जाएगा। सिर्फ हम उत्तर बस्ती करेंगे, कॉर्नियल ब्लॉक ट्यूबल क्षार कास्टिस तेल के उत्तर बस्ती से ओपन होते हैं। ऐसे कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने उनको दिखाए और हम उत्तर बस्ती पीरियड के 7वें या 8वें दिन करेंगे। ऐसे कहते हुए उसको पीरियड रेगुलर होने के लिए PCOD के लिए क्षार सहचर तेल का 30 ml सहचर तेल का कोष्ण बस्ती घर पर लेने के लिए मैंने कहा और अभ्यंतर उसको शिलाजत्वादी ओटी, चंद्रप्रभा ओटी, त्रिफला गोकुल और कुबेराक्ष ओटी और साथ में अशोक एसटी मधुरिंगनी गुड़मार प्रवाशंक विडंग अनंतपुर ये मिश्रण आधा चम्मच लेने के लिए कहा। दशमलरिष्ट 2 चम्मच लेने के लिए कहा और कुछ पथ्य बताकर पीरियड के 7वें दिन आने के लिए कहा। बराबर 7वें दिन वो दाम्पत्य रुग्णालय में आए और आते ही उसके हस्बैंड ने नंबर आने के बाद हस्बैंड में हाथ जोड़ के कहा कि सर फीस के बारे में आप मुझे बताइए क्योंकि मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मैंने कहा यदि तुम्हारी जोड़ी आयुर्वेद से सलामत रहती है तो आनंद, वो जो आनंद रहेगा वो किसी भी फीस से मेरे लिए सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए जो भी फीस तुम दोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो हम पहले उत्तर बस्ती करवा लेते हैं। इस प्रकार से 7वें दिन उसका उत्तर बस्ती किया। गरीब था इसलिए हर साइकिल में एक ही बार उत्तर बस्ती मैंने किया। इस प्रकार 3 महीने उसके उत्तर बस्ती होते रहे और दरम्यान ये शमन चिकित्सा, मात्रा बस्ती और पथ्य से उसका पीरियड काफी नॉर्मल हो गया और वेट भी 3.5 किलो से कम हो गया। फिर 3 महीने तो हुए थे, गरीब थे इसलिए खर्चा करने के लिए जो 1,500 रुपए 1,500 रुपए HSG को लगते हैं और उस लेडी को HSG जब करवाते तो तीव्र एब्डोमेन पेन, एक्यूट एब्डोमेन पेन होता है, काफी अनबेरेबल पेन्स होते हैं। इसलिए मैंने उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि सर अगले महीने में एक्सरे करना है क्या, क्योंकि कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए तो हम HSG करवा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, करवा लो। और उस महीने में 7वें दिन यानी चौथे महीने में 7वें दिन
सोनोलॉजिस्ट के पास जाकर उसने एचएसजी करवाई और जब दोपहर को रिपोर्ट लेकर आए तो दोनों भी काफ़ी खुश थे। राइट ट्यूबल ब्लॉक ये उसका वैसे ही ब्लॉक था, लेकिन लेफ्ट ट्यूब उसकी पूरी तरह से ओपन हो चुकी थी, यानी गर्भधारणा होने के 50% चांसेस उसमें आए थे। तो खुशी से मैंने कहा कि हम गर्भस्थापक चिकित्सा शुरू करते हैं। सिर्फ उस समय उसको सुपरलमोटी स्टार्ट की और बाकी उपरोक्त चिकित्सा उसकी चलती रही। 5वें महीने का पीरियड बराबर डे टू डे आ गया। उस महीने में 7वें दिन फलवृक्क का उत्तर बस्ती करके उसको 10वें दिन से फॉलिकल स्टडी करने के लिए मैंने कहा। उद्देश्य श्रीबीज बनता है नहीं देखना, और जिस साइड से ट्यूब ओपन है उस साइड से बनता है नहीं ये देखना। उस दाम्पत्य के सुदैव से और उस आयुर्वेद के सुदैव से बराबर लेफ्ट साइड के फॉलिकल की ग्रोथ होते गई और बराबर 15वें दिन उसका फॉलिकल रप्चर हुआ। उस सोनोलॉजिस्ट ने हमारे यहाँ जब फॉलिकल रप्चर होता है तब पेशेंट को समझाने के लिए अंडा फुटल ऐसा एक शब्द प्रयोग करता है, तो उसने कहा अंडा फुटल, तो वो उसका भी गलत अर्थ उसने लिया और आने के बाद एक बार रोने का भी कार्यक्रम हो गया। तब उसको मैंने कहा कि फुटल यानी वो श्रीबीज बन गए, ये अच्छा लक्षण है। तो उसको फिजिकल रिलेशन रखने की एडवाइस दे दी और क्या होता है देखेंगे, जब दवा खत्म होते है तब आने के लिए उनको कहा। जैसे पीरियड मिस हुआ वैसे वो दाम्पत्य हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने कहा सर पीरियड नहीं आया। मैंने कहा 1 हफ्ता वेट करते हैं, 1 हफ्ते के बाद में हम चेक करते हैं। फिर से 2-3 दिन के बाद में फिर से आ गया और उन्होंने कहा घर वाले कहते एक बार चेक करवा लो। तो मैंने उनकी पल्स देखी। आजकल प्रैक्टिस से, नाड़ी विज्ञान तो मुझे नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस से पल्स, प्रेगनेंसी की जो पल्स होती है, गर्भिणी नाड़ी जो होती है, ये थोड़ी थोड़ी मुझे अब आती है, जिसे हम वाटर बॉलून नाड़ी कहते हैं। क्योंकि पानी जैसे बहते बहते एकदम छलांग मारता है, वैसे ये नाड़ी चलते चलते एकदम बाउंस होती है। हमने पुराने पिक्चर में देखा है कि हीरोइन चक्कर आके गिरती है, डॉक्टर आते हैं, वो पल्स देखते हैं और कहते हैं ये तो माँ बनने वाली है। ये काफ़ी फेमस डायलॉग उस समय हमने सोचा था, सुना है, और उस समय काफ़ी इस डायलॉग की हंसी आती थी, लेकिन रियलिटी में अब उसका अनुभव हमने प्रैक्टिस में देखा। मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा, इसलिए मैंने कहा कि एक बार यूपीटी टेस्ट कर लो। और 1-1.5 घंटे में जब वो टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आए तो दोनों भी काफ़ी खुश थे। आते ही उन्होंने कहा कि सर टेस्ट तो पॉजिटिव आ गई, यानी उनको प्रेगनेंसी रही थी। इन शॉर्ट, पीसीओडी और बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक के कारण विवाह टूटने के कतार पर गए उस गरीब दाम्पत्य के जीवन में वंश का दिया जलाने का काम आयुर्वेद ने किया था। आयुर्वेद ने अमूल्य काम करके दिखाया था। यह सब उस ऊपर वाले की करामत होती है। करने वाला कराने वाला सब वो होता है। क्योंकि इस पेशेंट में यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती तो डेफिनेटली बिरादरी वाले उसकी दूसरी शादी कर देते, और ये उसको मंजूर नहीं था, इसलिए उसको तुरंत प्रेगनेंसी रह गई। पूरी एनसी आयुर्वेद से हो गई। हर महीने हर हफ्ते एक मात्रा बस्ती चलता रहा, ये एनसी चलती रही और नॉर्मल डिलीवरी होकर एक सावले वर्ण के पुत्र को उस महिला ने जन्म दिया। कुछ महीने उसे पीरियड नहीं आया, और लेकिन 8वें महीने में फिर से वो दाम्पत्य आए और मुझे काफ़ी जी मचलता है, उल्टी जैसे होता है, तो मैंने यूपीटी करवाई, फिर से वो यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आ गई। मैंने कहा ये बोनस का ज़माना है, एक के साथ एक फ्री, तो ये उसमें हुआ। काफ़ी पेशेंट में मैंने देखा है कि फीमेल ट्यूबल ब्लॉक भी आजकल काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में ओपन होते दिखाई दिए। कई विद्यार्थी मित्र उसमें 3-3 या 4-4 उत्तर बस्ती एक साइकिल में करते, जिनके कारण सक्सेस रेट बढ़ा हुआ है। ये उस पेशेंट के ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद का यदि आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड की ट्यूब ओपन हुई है। इस पेशेंट का ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट लैब का पॉजिटिव, और ये एक सोनोग्राफी का रिपोर्ट है जो लाइव सिंगल फिटल प्रेगनेंसी है। ये इस दाम्पत्य का फोटो है। ये एकदम गरीब अनपढ़ दाम्पत्य थे जिनको ये पुत्र हुआ है। यदि पति नॉर्मल स्पर्मिक है, एचएसजी भी नॉर्मल है, पीरियड भी रेगुलर आता है, और फिर भी यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती तो ओहुलेशन यानी श्री बीज निर्मित होती है या नहीं, ये देखना जरूरी होता है। इसके लिए किसी भी सोनोलॉजिस्ट सेंटर में पीरियड के 10वें दिन से फॉलिकुलर स्टडी या ओहुलेशन स्टडी की जाती है, और उसमें ग्रोथ कितनी है उस हिसाब से डॉक्टर लोग आजकल उसे प्रोपैसी या एचसीजी जैसे इंजेक्शन भी उसमें दिए जाते हैं, जिसके कारण फॉलिकल आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ता है और रप्चर हो जाता है।
लेकिन आयुर्वेद से भी नेचुरल तरीके से फॉलिकल रप्चर हो सकता है, ये भी कई पेशेंट में मैंने देखा है। एक पुणे की आईटी इंजीनियर 30 ईयर्स उम्र की एक स्थूल लेकिन सदा हंसमुख रहने वाली, छोटी छोटी बात पर दिल खुला हंसने वाली, और प्रेगनेंसी का विषय निकलते ही गंभीर चेहरे से आंखों से हंसते हुए आंसू डालने वाली एक स्त्री आखिरी पर्याय के रूप में पति के साथ में आयुर्वेद के पास आती है। और टेंशन ये शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन आजकल जाम टेंशन आने लगा है क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होता। और बेचारे पति संजय की मुझे काफ़ी दया आने लगी, ऐसे उसने कहा। जब उसने उसके सब रिपोर्ट दिए तो उस रिपोर्ट में उसका स्थूलता का राज छिपा हुआ था, और उसके मनमुराद हंसी में भी उसका स्थूलता का राज छिपा था। जितने भी रिपोर्ट थे सभी लैब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हार्मोनल एसिड टोटल एबनॉर्मल था, LH, FSH, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल काफ़ी एबनॉर्मल थी, और USGB के करीब 20-25 रिपोर्ट थे जिनमें PCOD और अनओवुलेटेड साइकिल ये सब थे, जिनके कारण उसका वेट बढ़ते बढ़ते 76 kg हुआ था। 4 साल होने के बावजूद भी घर वालों की इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकती ये शल्य वो आंखों में पानी लाते हुए, आंसू लाते हुए, हंसते हुए बता रही थी। और अब तो पीरियड भी रेगुलर नहीं आता है, हर बार उसके लिए मुझे विड्रॉल ब्लीडिंग ही लेना पड़ता है, और ये हार्मोनल पिल्स ले तो कितने महीने तक ले, ये प्रश्न हंसते हुए वो चिंता युक्त चेहरे से पूछ रही थी। पित्त प्रकृति होने के बावजूद और IT इंजीनियर का लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी मनमुराद हंसी और टेंशन फ्री स्वभाव के कारण उसे आज अब जाके कहीं अम्ल पित्त की शिकायत शुरू हुई थी। अम्ल पित्त उसके कारण एपिगैस्ट्रिक पेन, बद्धकोष्ठता और सर दर्द और निद्रा आना, ये उसके मेन कंप्लेंट थे। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी उसको समझा दिया। पिट्यूटरी स्टिमुलेशन के लिए वसा तेल का नश्य घर पर ही किस तरह से करना, ये उसको समझा दिया। और बद्धकोष्ठता यानी अपन वायु दृष्टि, ये अपन वायु आर्तवहन के लिए और अम्ल पित्त के लिए कैसे हेतु होता है, ये समझाते हुए उसको सस्नीय निरोबस्ती सबसे पहले करवा दिया, और घर पर मात्रा बस्ती बोल दिया। और अभ्यंतर शिलाजत्वादिवटी, त्रिफला गुगुल, चंद्र प्रभावटी, लघु सूचेकर, डायबोमिन जो कि एंटी ग्लाइसेमिक है, PCONID जो है एंटी PCOD के लिए है, सारप यू केयर, और अविपित्तकर, मुस्तानंत पुनः गरी खरीद के एस्टी मधु रिंगनी गुडमार, ये मिश्रण आधा चम्मच लेने के लिए दिया। और कुछ पथ्य, कुछ वर्कआउट, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज उसे बता दिया, और तुरंत दवा चालू करने के लिए कहा। उद्देश्य जस्ट उसका पीरियड आ चुका था इसलिए मैंने ये दे दिया। काफ़ी बार ऐसे होता है कि जिनको विड्रॉल ब्लीडिंग लेना पड़ता है, और ऐसे पेशेंट यदि तुम्हारे पास आते हैं और 2-3 महीने हो गए ब्लीडिंग नहीं, मेंसेस नहीं आए, तो हमें उसको पीरियड लाने के लिए उष्णवीर्य दवा देनी पड़ती, फिर रज प्रवर्तिनी वटी है या कुपिराक्ष वटी है या RCP है या मेंस्ट्रोजेक कैप्सूल है, ऐसे उष्णवीर्य दवा देनी पड़ती है। और फिर भी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कई बार 1-1 महीना पीरियड आने के लिए लगता है। तो 1 महीने का पीरियड आयुर्वेद के नाम पे लग जाता है। इसलिए मैं हार्मोनल पिल्स या विड्रॉल ब्लीडिंग पहले लेने के लिए बोलता हूँ, और फिर सेकंड डे से अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू होती है, और उसके बाद में फिर जो भी पीरियड आएगा वो 1-2 हफ्ते लेट होके नेचुरल तरीके से आता है। तो इसे ट्रीटमेंट शुरू हो गई। 1 महीने के उपरांत उसकी मेडिसिन खत्म होते हुए वो फॉलोअप के लिए आ गई। आने के बाद उसने पहले वेट किया और हंसते हुए मुझे पूछा कि सर मैंने इतना परहेज रखा, सब दवा बराबर ली, सब एक्सरसाइज किया, फिर भी मेरा वेट 1 ग्राम से भी कम क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा जो भी लेडी हंसती है इस तरह से मनमुराद हंसने वाले किसी भी लेडी का वजन कम होते हुए मैंने मेरे प्रैक्टिस में नहीं देखा है, इसलिए वेट का आप छोड़ दो, सिर्फ दवा लेते रहो। तो उसने पूछा सर मैं कुछ दवा लेनी है पीरियड के लिए। मैंने कहा यही दवा चालू रखो, कब पीरियड आता है देखते हैं। और बराबर 2.5 महीने के बाद नेचुरल पीरियड उसे आता है। खुशी से फोन करके वो कहती है कि सर पहली बार विड्रॉल ब्लीडिंग न लेते हुए मुझे पीरियड आया है। फिर से उसको 7वें दिन उत्तर बस्ती के लिए बुलाया, 7वें दिन फलक रूट का उत्तर बस्ती किया, और 10वें दिन से फॉलिकल स्टडी करने के लिए कहा। साथ में एक ओविजन कैप्सूल जो कि ओवुलेशन के लिए एक कंपनी बनाती है, कुपेराक्स वटिक शुरू की, और 10वें दिन से फॉलिकल स्टडी करने के लिए कहा, जो कि MSF था। हार्मोनल इम्बैलेंस इतना था कि इस महीने में कुछ बदलाव या कुछ रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी मैंने करने के लिए कहा, जो कि 20वें दिन भी MSF रहा। उसने फिर से हंसते हुए कहा कि सर ओवुलेशन तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा अगले महीने में देखते हैं। अगले महीने में फिर से 7वें दिन उत्तर बस्ती हुआ और यही ट्रीटमेंट करते रहे। उस महीने में सोनोग्राफी नहीं की, लेकिन 4थे महीने का पीरियड जो आया वो बराबर डे टू डे आया। उस महीने में इसी शमन चिकित्सा के साथ में फलवृत का उत्तर बस्ती 7वें दिन किया, और 10वें दिन से कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल आधा कप गर्म दूध में 1 चम्मच रोज रात को लेने के लिए उसको कहा, ताकि वायु का अनुलोमन हो और फॉलिकल का स्टिमुलेशन हो।
10वें दिन का फॉलिकल का साइज उसका 5/7 mm राइट में ही था, लेफ्ट में MSF था, और एंडोमेट्रियम 4 mm था। 12वें दिन फॉलिकल 12/11 mm का था और एंडोमेट्रियम 6.8 mm था। और 16वें दिन फॉलिकल की साइज 24/23 mm थी और एंडोमेट्रियम 10 mm था। मैंने उसको 24वें दिन फिजिकल रिलेशन रखने के लिए कहा और 17वें दिन फिर से मॉर्निंग में सोनोग्राफी करने के लिए कहा। मॉर्निंग में उसका सुबह 10 बजे फोन आता है और खुशी से वो कहती कि सर फॉलिकल रप्चर हुआ और इट हैज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ये उसने हंसते हुए कहा। इन शॉर्ट, पीसीओडी और हार्मोन इम्बैलेंस की वो महिला आयुर्वेद के पास आती है और मात्र 4 महीने के आयुर्वेद चिकित्सा से नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से उसमें ओवुलेशन या श्री बीज निर्मित होती है। पीसीओडी आयुर्वेद से नष्ट होते हैं क्या, या हार्मोनल इम्बैलेंस में आयुर्वेद में कुछ चिकित्सा उपलब्ध है क्या, ऐसा अज्ञानी प्रश्न पूछने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मुझे लगता है ये करारा जवाब या करारा उत्तर हो सकता है। यदि पीरियड रेगुलर होता है या ओवुलेशन होने लगता है तो सिस्ट रिग्रेस हो गया, नष्ट हो गई, यही उसका लक्षण होता है। कई बार ओवुलेशन स्टिमुलेशन के लिए अदरक सोरस जो 2-2 बूंद यदि हम नाक में डालते हैं तो पिट्यूटरी स्टिमुलेशन के कारण फॉलिकल की ग्रोथ शुरू होती है। या पुष्प धनवारस यदि देते, कुबेराक्षवटी देते, या सुवर्ण मकरध्वज यदि हम 10th या 12th डे से शुरू करते हैं तो फॉलिकल ग्रोथ होके नेचुरल तरीके से ओवुलेशन होता है, फॉलिकल रप्चर होता है। ऐसे कई पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा और कई वैद्यों ने ये अनुभव किया होगा। लेकिन मैंने मेरे प्रैक्टिस के 32 ईयर्स के प्रैक्टिस में सिर्फ 2 पेशेंट ऐसे देखे कि उनका हार्मोनल ऐसे नॉर्मल था, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, पीरियड रेगुलर थे, वो उनकी शरीर एसटी भी स्लिम ट्रिम थी और फिर भी जिंदगी में उनके कभी भी एक बार भी फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ, एक बार भी फॉलिकल की ग्रोथ नहीं हुई। तब हम जाके उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तब उसका कारण फॉलिकल ओवरियन फॉलिकल रिसेप्टर फेल्यूर केस ऐसे निदान उनका हुआ था। यानी हार्मोन सीक्रेट होते हैं लेकिन फॉलिकल के रिसेप्टर उसे एब्सॉर्ब करने में नाकाम होते हैं, इसलिए उसका एक्शन जो ओवुलेशन के रूप में होता है, फॉलिकल ग्रोथ के रूप में होता है, वो उसमें दिखती नहीं। यानी वो फॉलिकल रिसेप्टर एब्सॉर्प्शन फेल्यूर केस वो थी। अब यदि श्रद्धा से हम आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं तो हमका यश मिलता ही मिलता है। ये हम हमारे रोजाना प्रैक्टिस में देखते हैं। समय अनुसार चलते यदि हम कोई इन्वेस्टिगेशन एलोपैथ के या मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमने आयुर्वेद को छोड़ दिया, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास आने वाले पेशेंट कई बार इन्वेस्टिगेशन के फाइल का गट्ठा या रिपोर्ट हमारे पास लेकर आते हैं। जब एलोपैथी में उसका प्रोग्नोसिस बैड होता है तो आयुर्वेद में उसका रिजल्ट सक्सेस के रूप में दिखाई देता है। यदि इस इन्वेस्टिगेशन को देखकर तुम यदि ट्रीटमेंट करते हो या तुम्हारा आत्मविश्वास गवा के ट्रीटमेंट करते हो तो सक्सेस रेट एक कम होते हुए दिखाई देता है। आजकल इनफर्टिलिटी के वंध्यत्व के ट्रीटमेंट में काफी बार एक AMH जिसे एंटी मुलेरियल हार्मोन कहते हैं, ये एक टेस्ट आजकल हमेशा या फ्रिक्वेंटली की जाती है। इसका नॉर्मल वैल्यू 2.19 to 4 है जिसमें सेटिस्फैक्ट्री फर्टिलिटी रेट होता है। लेकिन 4 से ज्यादा यदि काउंट है तो ये पीसीओडी में बढ़ता है और उसके कारण वो अनओवुलेटेड साइकिल रहता है और प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। 0.30 से 2.19 तक ये लो इनफर्टिलिटी रेट कहा है और लेस देन 0.30 इसमें वेरी फ्यू चांसेस यानी नहीं के बराबर चांसेस प्रेगनेंसी होते, ये मॉडर्न शास्त्र कहता है। लेकिन आयुर्वेद से इसमें अच्छी तरह से कम समय में रिजल्ट होते मिलते हुए हमने देखा है। एक नासिक रोड की एक महिला थी, उम्र 24 साल, और शादी को जस्ट शादी होते ही उसने पीरियड इरेगुलर था, इसलिए वही के एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट शुरू की। हार्मोनल ट्रीटमेंट से उसका पीरियड रेगुलर हो गया। आगे चल के प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसने तुरंत उन्हीं के पास प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट शुरू की। लेकिन 1.5 साल होने के बावजूद भी जब प्रेगनेंसी नहीं रही तब उन्होंने उस डॉक्टर को पूछा कि कारण क्या है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं रहती। तो उन्होंने फिर से सभी इन्वेस्टिगेशन सभी रिपोर्ट करवाए, उसमें HHG नॉर्मल था, हेडबर्न नॉर्मल स्पर्मिक था, हार्मोनल ऐसे सब नॉर्मल था, लेकिन AMH ये लेस देन 3.30 से था। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमको प्रेगनेंसी नहीं रह सकती, आप ट्रीटमेंट लेके कोई फायदा नहीं, ऐसे उनको कहते हुए उसको घर भेज दिया। घर आने के बाद फ्रस्ट्रेशन में रोना एक में काम उसका चालू रहा। उसका मायका नासिक में था, वो नासिक में चली जाती है और रोज का उसका रोना देख के उसकी माँ को आयुर्वेद की याद आती है। 1993 में उसकी माँ
कुपोषण के लिए कोपरगांव में हमारे पास आई हुई थी और आयुर्वेद के कारण उनको पुत्र प्राप्ति होती है। तो उसको आयुर्वेद की याद आती है, इमीडिएट एक कोपरगांव के रिश्तेदार से, किसी रिश्तेदार से वो आयुर्वेद का नंबर लेती है और मुझे फ़ोन करके 93 में मुझे जैसे लड़का हुआ था वैसे मेरे बेटी को डॉक्टर ने कहा तुमको कभी भी संतान नहीं होगी तो उसे भी मुझे मेरे जैसा फर्क पड़ना चाहिए, तो आप कृपा करके उसे देखिए। तुरंत मैंने कहा कि संतान होगी नहीं यानी क्या प्रॉब्लम है ये मुझे पहले देखने दो, उसको रिपोर्ट लेकर भेजो, मैं देखता हूँ। दूसरे दिन नंबर लगा के वो आ गई, स्थूल थी। आते ही उसने रिपोर्ट का फाइल का गट्ठा सामने रखा और रोने लगी। उसके पूरे रिपोर्ट में सभी रिपोर्ट नॉर्मल थे, सिर्फ एक्सेप्ट AMH जो कि लेस देन 0.30 था। तो मैंने कहा ये तो निकल जाएगा, आयुर्वेद इससे इसके लिए है, आयुर्वेद से तुम्हारा सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और मैंने उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रही ये समझा दिया। अपन वायु नॉर्मलाइज होने के लिए मैंने एक सस्ने निरोबस्ती करने के लिए उसको कहा और फॉर्चुनेटली 7वां दिन उसी दिन था उसका, तो मैंने कहा कि हम फलक का उत्तर बस्ती भी करते हैं। तो एक शिरोधारा निरोबस्ती के बाद में स्ट्रेस फैक्टर के लिए उसका रोना एंजाइटी देख के एक शिरोधारा करवा लिया और खाने के बाद में 30 ml का एक एक फलक का उत्तर बस्ती उसका करवा लिया और अभ्यंतर उसको सब ये ट्रीटमेंट जिनमें एक जिम्नेक एंटीग्लाइसेमिक है, लघु सूचक कोब्राक्सियोटी कुकुटनकी चंद्रप्रभा ड्यूफेम सिरप 2-2 चम्मच और ये रक्त पित्तग्न योग उसे दे दिया और पत्ते पत्ते समझाकर भेज दिया। सितंबर के एंड में वो आई थी और वो महीना उसका बराबर चलते गया। नेक्स्ट महीने में बराबर 7वें दिन आ गए, फिर से एक उत्तर बस्ते और यही चिकित्सा उसकी चलती रही। दरमियान उसको काफी हल्कापन महसूस होने लगा और मैं ठीक हो जाऊंगी ये विश्वास उसको आ गया। साधारण तीसरे महीने में यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो ट्रीटमेंट के लिए आई, फिर से एक उत्तर बस्ती हुआ और 10वें दिन से उसको सोनोग्राफी करने के लिए, फॉलिकल स्टडी करने के लिए कहा और कैस्टर ऑयल 1 चम्मच अनुलोमन के लिए उसको 10वें दिन से शुरू किया। 10वें दिन की फॉलिकल की साइज उसकी 21/12 mm थी और एंडोमेट्रियम 5 mm था। 12वें दिन में फॉलिकल 22 mm इंटू 14 mm हो गया और एंडोमेट्रियम 7 mm था। तो मैंने उसको 13वें दिन फिजिकल रिलेशन को कांटेक्ट कर और 14वें दिन फिर से फॉलिकल स्टडी करने के लिए कहा। 14वें दिन जब उसने फॉलिकल स्टडी किया तो उसमें फॉलिकल रप्चर आया और एंडोमेट्रियम थिकनेस 11 mm था। तो मैंने कहा वेट एंड वॉच क्या होता है देखते हैं और उसको वो दवा खत्म होने तक वेट करने के लिए कहा। नए साल की शुरुआत उसने गुड न्यूज देते हुए मुझे फ़ोन किया और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए उसने कहा कि सर मेरा पीरियड मिस हुआ है। तो मैंने कहा पीरियड आगे पीछे होता था तेरा थोड़ा सा, तो 1 वीक वेट कर और उसके बाद में चेक कर। 1 हफ्ते के बाद में फिर से उसका मॉर्निंग में फ़ोन आता है, गुड मॉर्निंग के साथ वो गुड न्यूज़ देती है कि सर मेरी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आई है। आगे चल के पूरी एनसी आयुर्वेद से होती है और 3 किलो 500 ग्राम की एक सुंदर लड़की उसको नॉर्मल डिलीवरी से होती है। यानी सिर्फ 3 महीने से आयुर्वेद चिकित्सा से इतना कम AMH होने के बावजूद उसको गर्भधारणा होती है और फिर भी हम कहते हैं कि आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है, फिर भी हम कहते हैं कि आयुर्वेद स्लो है। उसके बाद में मैंने अभी जस्ट 6 महीने पहले चंद्रपुर जिले के एक छोटे से गांव के एक पेशेंट आया था, उसका काउंट AMH 0.01 था और फिर भी सिर्फ 1.5 महीने में उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गई। इसलिए यदि ये वैल्यू को हम बाहर नज़रअंदाज करते हैं और आयुर्वेद तरीके से यदि जाते हैं तो उनमें डेफिनेटली सक्सेस मिलते हुए दिखाई देता है। ये इस पेशेंट का AMH का रिपोर्ट है, ये सेंट्रल में हस्बैंड का स्पर्म काउंट का रिपोर्ट है और ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन उसका सितंबर एंड का है जिसमें सब ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें लिखी है। ये नवंबर का उसका सेकंड फॉलोअप का फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है। ये सेकंड बीच में दिसंबर के फर्स्ट वीक में उसके ओवुलेशन स्टडी की गई है और लास्ट में इसका प्रेगनेंसी टेस्ट का ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। सद्यकालीन नए नए जितने भी व्याधि है उतने आयुर्वेद कितना उपयुक्त होता है, सद्यकालीन आधुनिकता की कसौटी पर आयुर्वेद किस तरह सफल सिद्ध होता है, ये हम रोजाना प्रैक्टिस में अनुभव करते हैं। कोई भी प्रकार का व्याधि हो, इवन तो कोरोना भी आयुर्वेद से ठीक हो सकता है, सिर्फ उसे उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए जो कि अब तक हमारे शास्त्रों को महाराष्ट्र में नहीं मिला है। यदि हम एक एक श्लोक के ऊपर आयुर्वेद के रिसर्च करते हैं, रिसर्च होता है तो कुछ भी आयुर्वेद से संभव हो सकता है।
किसी भी उम्र के महिला में यदि पीरियड में मासिक धर्म में यदि अत्यधिक रक्तस्राव होता है या न सहने वाले एब्डोमेन पेन होता है, उदरशूल होता है, तो डॉक्टर सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं और उनमें एडेनोमायोसिस डायग्नोसिस होता है और आगे चल के आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऐसी सही सलाह डॉक्टर लोग देते हुए दिखाई देता है। कुछ दिन तक शमन उपचार लेने के बाद में, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी ब्लीडिंग न रुकने के कारण उम्र के 27 साल में हिस्टेक्टोमी की हुई पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। गर्भाशय की अंतस्थ त्वचा जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये गर्भाशय के मज्जा धातु को या स्नायु को इंजुरी करती है, उनको ईजा करती है और उसके कारण यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके कारण अत्यधिक ब्लीडिंग और अत्यधिक उदरशूल उत्पन्न होता है, जिसे आधुनिक शास्त्र में एडेनोमायोसिस कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद से एडेनोमायोसिस 3 महीने में जाता है। ऐसे कई पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। एक अमरावती की एक महिला है, उम्र उसकी 34 ईयर्स है और वो वंध्यत्व की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद के पास आई थी। उसका रुग्ण इतिहास और अब तक की जो चिकित्सा है, वो यदि हम देखते हैं तो वो आश्चर्य करने वाली और उस महिला के प्रति दया उत्पन्न करने वाली थी। शादी के बाद में करीबन 7-8 साल उन्होंने अलग-अलग जगह के पास अलग-अलग आयुर्वेद एलोपैथ ट्रीटमेंट ली। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी उसे थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी कंसीव न होने के कारण करीबन 29 बार उन्होंने आईवीआई किए थे और अंत में फिर आईवीएफ करने का डिसीजन वो लेते हैं और नागपुर में एक बड़े आईवीएफ सेंटर में सबसे पहला प्रयत्न वो करते हैं, जो कि नाकाम होता है। सेकंड प्रयत्न फिर से वहीं पे होता है और उसका एससीजी रिपोर्ट जो ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन का होता है, वो सीरम एससीजी रिपोर्ट ये पॉजिटिव आता है और डॉक्टर कहते हैं तुमको प्रेगनेंसी है। काफ़ी खुशी होती है, लेकिन ये आनंद कुछ दिन तक ही मर्यादित रहता है। बाद में पता चलता है वो राइट एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और वो ट्यूब उनको निकालनी पड़ती है। कुछ दिन निराशा में बिताने के बाद फिर से पैसे के अरेंजमेंट करके तीसरा प्रयत्न वो अमरावती में एक बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास करते हैं। फिर से प्रेगनेंसी रहती है, लेकिन इस बार वो प्रेगनेंसी लेफ्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है। अंतिम ट्यूब होने के कारण उसे बचाने की काफी नाकाम कोशिश डॉक्टर लोग करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी ट्यूब उनको निकालनी पड़ती है। कुछ दिन दुख में निराशा में बिताने के बाद फिर से चौथा प्रयत्न वो उसी डॉक्टर के पास करते हैं और वो भी प्रयत्न असफल रहता है। इस बार नाकामी का कारण डॉक्टर एडिनोमायोसिस और अनहेल्दी एंडोमेट्रियम में देते हैं। हताश होने के सिवा और निराश होने के सिवा कोई चारा उस दाम्पत्य के पास नहीं रहता। दीर्घकाल होने वाले ब्लीडिंग के कारण दिन ब दिन एनीमिक होने वाले उस महिला को गर्भाशय निरहरण की सलाह डॉक्टर ने देने के बावजूद भी पीरियड में होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव और अत्यधिक उदरशूल सहन करते हुए अपत्य प्राप्ति की आखिरी मदार रहने वाले गर्भाशय को बचाने की कोशिश वो कर रही थी। अंत में निराश होकर, अगतिकता से हेल्पलेस होकर वो आयुर्वेद के पास आती है और हाथ जोड़कर जब वो कहती है कि डॉक्टर कुछ तो हमारे लिए करो, और दोनों भी ट्यूब न होने के कारण मैंने उनको कहा कि दोनों ट्यूब नहीं, इसलिए आयुर्वेद भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब दोनों मियाँ बीवी का भावना का बांध टूट जाता है और दोनों भी रोने लगते हैं। हाथ जोड़कर वो महिला कहती है कि डॉक्टर साहब कुछ भी करो, लेकिन हमें कुछ तो भी रिजल्ट दे दो, कुछ तो भी यश दे दो। तब मैंने कहा कि ट्यूब नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आयुर्वेद से एडिनोमायोसिस के कारण जो रक्तस्राव हो रहा है वो बंद करके हेल्दी एंडोमेट्रियम बना देने का काम आयुर्वेद डेफिनेटली कर सकता है, जो कि आईवीएफ के लिए फेवरेबल रहेगा। तो तुरंत उसने कहा कि एडिनोमायोसिस जाता नहीं, ऐसे डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा आयुर्वेद से सब कुछ संभव होता है, इसलिए मैंने उसको रक्त पित्तग्न चिकित्सा के साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर के लिए भी दवा शुरू की। उसका अभ्यंतर शतवरी अश्वगंधा पित्तकर अनंतमोड़ हरितकी यष्टि मधु प्रवाशंकर माक्षिक चंद्रप्रभावटी सबलावटी सुपलमोटी लघु सूच्यकरवटी और महातिक्तक घृतपात उसको वर्धमान मात्रा में देके विरेचन के लिए एक विरेचन योग दे दिया कि ताकि बीच के महीने में वो विरेचन ले सके। और साइरप ड्यूफेम जो कि डिवाइन आयुर्वेदा का आता है वो 2-2 चम्मच उनको दिया और थ्रू आउट मंथ वातानुलोमन के लिए सहचर तेल का मात्रा बस 30 ml की मात्रा में लेने के लिए कहा। आपको आश्चर्य होगा कि अगला जो पीरियड आया उस पीरियड में उसको 1% भी एब्डोमेन पेन नहीं हुआ, उदरशूल उसका पूरी तरह से बंद हुआ और रक्तस्राव भी, ब्लीडिंग भी 7वें दिन तक ही सीमित रहा। उस दौरान चंदन बाला तेल का मात्रा बस्ती उसको पहले दिन से लेने के लिए कहा था। 7वें दिन उसका फोन आता है और 9वें दिन वो उत्तर बस्ती के लिए 450 किलोमीटर का जर्नी करके कोपरगांव आती है।
फलक का उत्तर बस्ती उसका होता है। और इस प्रकार हर महीने एक उत्तर बस्ती, इस प्रकार से 3 महीने उसके उत्तर बस्ती फलक के होते हैं। दरम्यान के पीरियड में जो भी उसके लक्षण थे, अम्ल पित्त, एपिगैस्ट्रिक पेन्स, पाल्पिटेशन, एनीमिया, श्रमश्वास, एंग्जाइटी, निद्रानाश, ये सब जाके वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी उत्साहपूर्ण रहते थे। फिर चौथे महीने में उसने सोनोग्राफी की और वो रिपोर्ट दिखाने के लिए वो 450 किलोमीटर का जर्नी करके कोपरगांव में आई। तो मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि एंडोमेट्रियल थिकनेस जो इसके पहले कभी भी 4 mm से ज़्यादा नहीं था, वो उस समय 6.8 mm आया था और वो ट्रिपल लाइन था, जो कि किसी भी IVF के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो उसका एंडोमेट्रियम था। और मेन इंप्रेशन ये था कि देयर इज नो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सिग्नल्स ऑफ प्रीवियस एडेनोमायोसिस इन प्रेजेंट स्कैन। इन शॉर्ट, उसका एडेनोमायोसिस आयुर्वेद चिकित्सा से पूरी तरह से निकल गया था। उसी डॉक्टर के पास जाकर मैंने ये रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा और फिर से एक 5वां IVF आयुर्वेद के लिए कराओ, ये कहा। वो आयुर्वेद के उस डॉक्टर के पास जाती है, उनको भी काफ़ी आश्चर्य होता है। प्रिपरेशन करके वो 5वीं टाइम IVF करते हैं और पूरी ANC एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से डिलीवरी तक का पूरा ANC आयुर्वेद से होता है और एक सुंदर से पुत्र को वो जन्म देती है और आयुर्वेद के कारण ये सब पॉसिबल होता है। ये उसका एडेनोमायोसिस का रिपोर्ट है, जो अगले रिपोर्ट में देयर इज नो सिग्नल्स ऑफ साइंस ऑफ प्रीवियस एडेनोमायोसिस, ये उसमें चिकित्सा उपरांत लिखा हुआ है। मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था कि यदि आयुर्वेद और एलोपैथी अपना अपना ईगो छोड़कर यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो पूरे विश्व पर राज करे, ऐसा मेडिकल ऐसी ताकत हमारे आयुर्वेद और एलोपैथी के कॉम्बो मेडिकल साइंस में है, जो कि मैं हर व्याख्यान में कहते रहता हूँ। मेरे 32 साल के प्रैक्टिस में अनेक केसेस में अनेक आश्चर्य, अनेक रुग्णानुभव मैंने देखे हैं, अनुभव किया है। असह्य लगने वाले केस भी आयुर्वेद से अल्प समय में ठीक होते मैंने देखा है। स्वर्ग सुख देने वाले रुग्णानुभव, चमत्कार मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। आज तक के वंध्यत्व के जितने भी पेशेंट है, जितने भी सक्सेस रेट है, वो सब देखने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे आया हूँ कि वंध्यत्व का सक्सेसिव रेट ये टोटली उस पेशेंट का नसीब, ईश्वर की इच्छा और उस डॉक्टर का नसीब, इन पे डिपेंड होता है। क्योंकि मैंने कई पे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस गायनेकोलॉजिस्ट से अपयशी होकर आयुर्वेद के पास आए हैं और मामूली आयुर्वेद चिकित्सा से अल्प समय में उनको प्रेगनेंसी रहते हुए उनको संतान सुख मिला है। यानी उस समय उस पर ट्रीटमेंट करने वाले जो वैद्य होता है, उनका सिद्ध हस्त, उनका डिवाइन टच उसमें मेन अहम भूमिका निभाता है। मैंने एक पेशेंट देखी थी जिसको बाइसेप्टेड यूटेरस था और हस्बैंड सिर्फ 1 मिलियन काउंट उसका था और मोर्टेलिटी नहीं के बराबर थी, जो कि एक मेरे विद्यार्थी मित्र का ही भाई था। पूना में बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के बाद 2 बार उन्होंने सर्जरी करके वो बाइसेप्टेड यूटेरस, वो सेप्टम निकालने की नाकाम कोशिश की थी और अंत में उन्होंने कहा था कि सक्सेस नहीं होगा, IVF भी नहीं होगा, आप घर जाओ। और जब वो आयुर्वेद के पास आई तो आयुर्वेद चिकित्सा उसकी हस्बैंड की पहले शुरू की ताकि उसका काउंट बढ़ जाए और उसको भी थोड़ी सी स्ट्रेस फैक्टर और चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी, उसको भी कुछ बल्ले रक्तपित्तग्न चिकित्सा चालू की। वो काफ़ी एंग्जियस थी, काफ़ी एंग्जाइटी उसको थी, वो बार बार सर रहेगा ना ये पूछती थी। 1 महीने उपरांत जब आई तब वो वही प्रश्न पूछती थी, फिर से वो महीने भी मैंने दवा दी थी और 3rd महीने में जब आई उसके हस्बैंड का काउंट करवाया, वो 8 मिलियंस और मोर्टेलिटी काफ़ी 20% तक मोर्टेलिटी उसमें आई थी। लेकिन इसका वही प्रश्न, सर क्या होगा, सर रहेगा ना। तो मैंने उस विद्यार्थी मित्र से बात किया और मैंने कहा ये पागल हो जाएगी, तो हम IUI शुरू कर देते हैं, जब होगा तब होगा, कम से कम उसका आगे का यदि टाइम भी समय तो बच जाता है। तो उसी महीने में फलक का उत्तर बस्ती करके उसी महीने में स्पर्म वॉश करके मैंने कोपरगांव के हॉस्पिटल में उसका IUI करवाया और उस ईश्वर के कारण, उस ईश्वर की इच्छा से उसी महीने में वो कंसीव होती है। और कंसीव होने के बाद जिस डॉक्टर के पास उसने साल भर साकरी में उसने ट्रीटमेंट ली होती है, उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास हो जाती है। जैसे मैं शुरुआत में बोला वैसे होता है, उस डॉक्टर का ईगो हर्ट होता है कि यार मेरे पास जो नहीं हुआ वो डॉक्टर के पास हुआ है। तो वो
इमीडिएट वो उसको कहता है, उस पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि एक छोटे से रूम में यदि एक आदमी के बजाय 2-3 आदमी रहेंगे तो इट इज़ पॉसिबल, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, आगे चल के ठीक है क्या नहीं। तो रोते हुए उसका मुझे फ़ोन आता है, मैंने उसको डांटा कि आयुर्वेद से ये प्रेगनेंसी रही है, आयुर्वेद से ये हुआ है, तो फिर आगे की ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद से होना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे ही हर कई वैद्यों का अनुभव आता है कि आयुर्वेद से प्रेगनेंसी रहती है, उसके बाद में वो एलोपैथी को चिपक जाते हैं, यानी सब श्रेय जय बाबा गुरुदेव इस तरीके से होता है। तो मैंने उसको डांटा और आगे की पूरी एएनसी आयुर्वेद से हुई, बस्ती चिकित्सा चलती रही और 8.5वें महीने में सीजर से उसको एक सुंदर सी गुड़िया हुई। यानी आयुर्वेद से सब कुछ संभव हो सकता है, ये मैंने इसमें देखा। और आगे चल के फिर से उसको एक लड़का भी 1 साल पहले हुआ, ऐसे उस विद्यार्थी मित्र ने मुझे कहा है। तो 70% पेशेंट पूरे विश्व में ऐसे होते हैं कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होते हैं, यानी मियाँ बीवी दोनों में भी कोई दोष नहीं होता है। और सिर्फ 30% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है या कुछ दोष होता है। यदि हम ये दोष को रिपेयर करते हैं और ये दोनों भी पेशेंट को, यदि वो पेशेंट शांति से मन शांत रख के बिना टेंशन लिए जब चिकित्सा लेते हैं तो सक्सेस का रेट ये बढ़ा हुआ दिखाई देता है। स्पेशली लेडीज पार्टनर यदि पैनिक नहीं होती है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती है और शांति से यदि आयुर्वेद चिकित्सा लेती है तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलता हुआ दिखाई देता है। जब चाहिए तब नहीं मिलता, जब नहीं चाहिए तब मिलता है। ये निसर्ग का रूल है, नेचर का ये दस्तूर है। बारिश चाहिए, पूरा महाराष्ट्र बारिश के लिए प्रार्थना करता है लेकिन बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं चाहिए चेन्नई चिल्लाता है लेकिन पूरा चेन्नई पानी में डूब जाता है। ईश्वर भी ये देखता है कि इसकी सब्र कितनी, इसके पेशेंस कितने, इसमें पेशेंस कितना है। और यदि वो स्त्री शांति से चिकित्सा लेती है और उस समय यदि हम उसे मेद्य चिकित्सा देते हैं, नस्य करवाते हैं, शिरोधारा करवाते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है। मैंने एक औरंगाबाद की एक महिला देखी थी, उम्र 34 ईयर्स थी, और उसका मनोरोग गर्भधारणा के बाद ठीक होते हुए मैंने देखा था। उसके हिस्ट्री में उसको एक लड़का हुआ, उसके बाद में सेकंड चांस के लिए उन्होंने 4-5 साल काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जगह पे ट्रीटमेंट करवाई और उसको सक्सेस नहीं मिला, अपयश रहा। तो उस शौक से वो बाइपोलर सिजोफ्रेनिया में ग्रस्त हो गई और तब से आयुर्वेद के पास आने तक करीबन 8 साल वो अलग अलग सिजोफ्रेनिया की गोली खा रही थी। और जब आयुर्वेद के पास आई तो भी उसमें कुछ ज़्यादा सुधार नहीं था। बार बार हस्बैंड पे गुस्सा होती थी, उनको आंखें दिखाती थी, बार बार सुसाइड की भाषा करती थी और घर पे सो के रहना, ना एक गिलास भी पानी वो इधर का उधर करती नहीं थी, लेती नहीं थी। पूरा स्वयंपाक, पूरा खाना उस हस्बैंड को करना पड़ता था, वो बच्चे की जिम्मेदारी भी उसको रखनी पड़ती थी और बार बार वो पति पे गुस्सा होती थी। उसको शिरोधारा करो यार, 15 दिन की मेद्य दवा देकर उनको भेज दिया और 15 दिन उपरांत जब वो आई तो काफ़ी खुश थे। आते उसने कहा कि सर मुझ में काफ़ी पॉजिटिविटी आई है, मेरी पूरी नेगेटिविटी चली गई, लगा तो आप इनको पूछ सकते हैं। और बेचारे हस्बैंड में तुरंत कहा कि सर इसमें काफ़ी चेंज आया है, अब वो खाना भी बनाती है और सब कुछ ये करती है। फिर से एक बार शिरोधारा और फिर से 1 महीने की दवा देकर वो चली गई और 1 हफ्ते के बाद उसके हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया कि सर उसको काफ़ी नौसिया होता है, जी मचलाता है। मैंने कहा वो पित्त प्रकृति के है, तो उसको स्वर्ण सुचेकर मात्रा उसका चाटन घिस कर दे दो, उससे ठीक लग जाएगा। दोपहर में फिर से उसका फ़ोन आता है, सर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैंने कहा शायद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या जॉन्डिस में भी बिलिरुबिन यदि बढ़ा है तो ऐसे हो सकता है। तो एक करो सीरम बिलिरुबिन और यूरिन रूटीन टेस्ट करवा लो। शाम को रिपोर्ट वो भेजता है, दोनों भी रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। फिर मैंने उसको कहा कि उसका पीरियड कब आया हुआ है, तो तुरंत उसके पति ने पूछा क्यों? मैंने कहा यदि प्रेगनेंसी है तो भी ऐसा हो सकता है। तो तुरंत उसने कहा ये संभव है नहीं सर, क्योंकि पिछले 13 सालों से हमने कोशिश की लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रही और उसका पागल होने का मेन कारण तो यही है। तो मैंने कहा एक बार यूपीटी मॉर्निंग में करवा लो फिर बोलो। और दूसरे दिन सुबह उसका फ़ोन आता है और वो सिर्फ यही कहता है कि सर हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता है सर यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव है, वो प्रेग्नेंट है। और आगे पूरी चिकित्सा ईएनसी आयुर्वेद से होती है और सुंदर से एक पुत्री उसको होती है। आज वो अपने परिवार के साथ एकदम सुखी है, आनंदी है, कोई भी चिकित्सा उसको चालू नहीं है। यानी मनोरुग्णा, जिस कारण वो मनोरुग्णा बनती है, वो मनोरुग्णा आयुर्वेद के पास आती है और मन शांति होने के बाद उसे गर्भधारणा रहती है और उसका मनोरोग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये केवल और केवल आयुर्वेद के कारण हो सकता है। ये विचार सिर्फ आयुर्वेद ही कर सकता है। सौमनस्य गर्भधारणा नाम ये चरक का जो वचन है, इसका प्रत्यय इस केस में मुझे आया और फिर इसका कंफर्मेशन ये लॉकडाउन में हुआ है, क्योंकि ये लॉकडाउन में सब घर पे है, सब
सर्विस का कोई टेंशन नहीं है, डॉक्टर लोगों को भी पेशेंट का कोई टेंशन नहीं है, यानी कोई किसी को प्रॉब्लम है या नहीं। तो इस टेंशन लेस होने के कारण, मन शांत होने के कारण करीबन 9 पेशेंट के मुझे इस महीने में फोन आए कि जिनकी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आई, यानी उनको प्रेगनेंसी रहेगी। यानी मन शांति यदि होती है तो सक्सेस रेट बढ़ता है, ये इससे सिद्ध होता है। काफी बार ऐसे होता है कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, HHG नॉर्मल है, पीरियड रेगुलर आता है, फॉलिकल स्टडी में ओवुलेशन नॉर्मल होता है, हस्बैंड नॉर्मल स्पर्मिक है, और फिर भी यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो उस महिला में यदि पित्तज प्रकृति है तो पित्तज होने की एक पॉसिबिलिटी पकड़नी होती है। मैंने ऐसे कई अरबोपति देखे कि कई जगह घूमे, USA तक होके आए, लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं रही। लेकिन दुर्भाग्य उनका ये था कि वो आयुर्वेद के पास नहीं आई थे। कई महिला में यदि पित्त योनि है तो वजाइनल पीएच एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और उसके कारण स्पर्म डेड होने के कारण उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो ये इस ऐसे महिला में यदि पित्तज्ञ चिकित्सा हम करते हैं और यदि PCT जिसे पोस्ट क्वाइटल टेस्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट के बाद में उस महिला को लेट कर ही रहने के लिए कहते हैं, और 2 घंटे के बाद में यदि वजाइनल स्मीयर लेते हैं तो उनमें टेस्ट में वो स्पर्म लाइव है या कितने जीवित है कितने मृत है ये पता चलता है। यदि सभी मृत है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, और उनमें यदि हम रिंगर लैक्टेट का ड्यूस देते हैं, रिंगर लैक्टेट पेट में लेना है, जस्ट ड्यूस लेना है, वजाइनल ड्यूस लेना है, या उसको हम योनि धावन कहेंगे, या खाने का सोडा पानी में डाल के यदि हम सीड बात लेते हैं, अवगाह स्वेद करते कॉन्टैक्ट से पहले, तो वजाइनल पीएच एसिडिक से अल्कली बनता है, अम्लीय एसिडिक अल्कली बनता है, और उसमें सक्सेस रेट बढ़ा हुआ हमने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। यदि हम पित्त प्रकृति की महिला के यदि लाइफस्टाइल देखें, उनका आहार विहार देखें, तो कई पित्त प्रकृति की महिलाओं में अम्ल पित्त से रक्त दुष्टि होकर उनमें गर्भपात होते हुए दिखाई देता है। पांच भौतिक सिद्धांतानुसार इन महिलाओं के इतिहास में यदि हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनमें चिकन पॉक्स, जिसे हम कांजना कहते हैं, जिनको माताएं कहते हैं, ये उनके हिस्ट्री में मिलना ही मिलना है। कई कहते हैं कि ये तो सबको निकलता है, सबको नहीं निकलता है। जिनको निकलता है, पुराने लोग आप याद करो, कभी भी उनमें मेडिसिन नहीं लेने देते थे। वो कहते थे कि ये हीट, ये उष्णता निकलनी चाहिए। लेकिन आजकल हम डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं और ये हीट पेट ब्लड में रहते हैं, इन्फेक्शन ब्लड में रहता है, और आगे चल के फिर गर्भपात की क्रिया होते हुए दिखाई देते हैं। मॉडर्न साइंस में इसके लिए टॉर्च टेस्ट करवाते हैं और उसमें CME, रूबेला, हर्पीज ये पॉजिटिव आते हुए दिखाई देते हैं। ओल्ड इन्फेक्शन हो या नया हो, ये दोनों भी यदि होते हैं तो उनमें बार बार एबॉर्शंस होते हैं, जिसे हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या हैबिचुअल एबॉर्शन कहते हैं। मॉडर्न साइंस में इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन कई चीज़ें ऐसे हैं कि उनमें ट्रीटमेंट ही उनके पास अवेलेबल नहीं है। टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आती है, उनके लिए वो टॉक्सोनिल या टॉर्चनिल जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लिख कर देते हैं। उन पर चलने वाली रोहामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक 9 महीने लेने के बावजूद भी अबॉर्शन होते हुए कई पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा से 100% हमखास उसमें यश मिलते हुए 900 से ज़्यादा पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं। ये एक येवला की एक 32 वर्षीय महिला थी, दोनों भी मियाँ बीवी टीचर थे, और वो आयुर्वेद के पास आती है, हाथ जोड़कर दोनों मियाँ बीवी कहते हैं कि काफ़ी बड़ी उम्मीद लेकर हम आयुर्वेद के पास आए हैं। और हिस्ट्री में उसको एक 8 साल की लड़की होती है जो कि डीप एंड डंप होती है, मुख बधिर होती है, और पिछले 8 साल में 6 बार उसको प्रेगनेंसी रही, लेकिन 6 बार भी उसको एबॉर्शन हो गया। 2 या 2.5 महीने के आगे फिटल पोल या कार्डिक एक्टिविटी उनमें नहीं आई, और सभी प्रकार की केयर, सभी प्रकार के अलग अलग धुलिया, औरंगाबाद, नासिक के गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के बावजूद भी फिर से एबॉर्शन होते थे। किसी के कहने पर पुत्र शांति विधि, नारायण नागबली, ये धार्मिक विधि भी उसने करवाए थे। और अब तो वो नई एक कंप्लेंट बता रही थी कि पिछले 2 सालों से अब प्रेगनेंसी भी उसे नहीं रह रही थी। यानी इसमें चिकित्सा के 3 स्टेजेस थे। एक, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, उसको रिकवर करना है, उसको प्रेगनेंसी रहने के लिए दवा देना। नंबर 2, पहली मुर्गी डीप एंड डंप थी, मुख बधिर थी, इसलिए जो भी संतान होगी वो सुदृढ़ होने के लिए देना। और नंबर 3, 6 बार अबॉर्शन हुए थे, यानी गर्भ टिकता नहीं था, वो टिकने के लिए दवा देना। आयुर्वेद से सब कुछ संभव होता है, इसलिए मैंने उनको आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसको चिकित्सा शुरू की। उसको बचपन में और तारुण्यावस्था में, कॉलेज लाइफ में ऐसे 2 बार कांजना की हिस्ट्री थी, चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी, और उसकी पित्त भी प्रकृति थी, और 6 बार के ये मेंटली ट्रॉमा उसने झेले थे। उसके कारण उसको अम्ल पित्त, निद्रानाश, उदरशूल, दौर्बल्य, एंजाइटी, ये सभी लक्षण थे। तो मैंने उसको कहा कि यदि हम पहले ये उष्णता, चिकन पॉक्स से उष्णता पहले निकाल के शरीर उसके लायक बनाना, फिर गर्भ रहने की दवा लेना,
यानी गर्भस्थापक चिकित्सा लेना, और उसके बाद में वो टिकने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दवा लेना। तो इस प्रकार से इसमें चिकित्सा शुरू हुई। इन सब केसेस में मेरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम फिक्स है, जो 900 से भी ज़्यादा केसेस में सक्सेसफुल रही है। सिर्फ 900 में से मैंने 2 पेशेंट ऐसे देखे कि जिनका फिर से अबॉर्शन हुआ, और फिर से यही ट्रीटमेंट 3 महीने के करने के बाद में सेकंड अटैम्प्ट में उनको भी सक्सेस मिला है। तो इनमें ज़्यादातर महिलाएं पित्त प्रकृति होती है, रक्त और पित्त दृष्टि होती है, इसलिए महातिक्त घृतपान वर्धमान मात्रा में 100 ग्राम देना है, और उसके बाद में विरेचन करवाना है। विरेचन के बाद में रक्त मोक्षण करवाना है। काफी वैद्य विरेचन करवाते हैं, वमन तक करवाते हैं, उत्तर बस्ती तक करते हैं, लेकिन रक्त मोक्षण नहीं करते, जो कि मैंने 23 के लेक्चर में कहा था। यह सबसे इंपॉर्टेंट कर्म है, रक्त मोक्षण करना है। अपन वायु को नॉर्मलाइज करना या गर्भ टिकने का काम अपन वायु का होता है। तो सहचर तेल का मात्रा बस्ती हर रोज घर पर लेने के लिए मैं कहता हूँ, 2 महीने तक ये सहचर तेल का मात्रा बस्ती घर पर करना है। और अभ्यंतर 5 भौतिक विचारानुसार परिपाठादि काढ़ा, ये सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 2-2 चम्मच 2 चम्मच पानी के साथ में लेना है। रजनी योग वटी सुबह 10 बजे 2 गोली लेना है। प्रथम मास वटी, रक्तपाचक वटी और भूयामल की घनवटी, और एंटीवायरल जो भी टॉक्सोनिल, निरोटार्च ऐसे आजकल मार्केट में अवेलेबल है, ये तुम दे दो। और अभ्यंतर प्रवाह शंकर माक्षिक अनंतमूल हरित के एष्टि मधु पूर्ण माका अनंतमूल, ये कॉम्बिनेशन आधा चम्मच 2 बार देना है। इस प्रकार से 2 महीने ये चिकित्सा चलती है, 2 महीने सहचर तेल का मात्रा बस्ती चलता है, और हर महीने पीरियड के 7वें या 8वां दिन एक फलग्रुप का उत्तर बस्ती में करवाता हूँ। इस प्रकार से तीसरे महीने का उत्तर बस्ती होता है। फिर 10वें दिन फॉलिकल बराबर रप्चर हो जाता है। इस महिला में बराबर 5वें महीने में उसे गर्भधारणा रह जाती है, यानी पहला टप्पा ये क्रॉस किया होता क्रिया, पहला टप्पा हम पार कर जाते हैं। ज्यादातर वैद्य 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन तक फलग्रुप का उत्तर बस्ती करते हैं, लेकिन एक उत्तर बस्ती या 2 उत्तर बस्ती काफी होते हैं, इसलिए ज्यादा उत्तर बस्ती आर्थिक स्वार्थ के लिए नहीं करना, ये मेरा सजेशन यहाँ रहेगा। इस महिला में फिर इमीडिएट गर्भपाल वटी, सायरप प्रेग्यूटरो और अभ्यंतर वही चिकित्सा उसे चालू होती है, और मात्रा बस्ती हर महीने में लेने के लिए उसे कहा जाता है। कई वैद्य पूछते हैं कि मात्रा बस्ती यानी बस्ती प्रेगनेंसी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सभी को मेरा यही कहना रहता है कि एक बार तुम दवा मत ले लो, लेकिन बस्ती सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गर्भ को टिकाने का काम, उसको पकड़ के रखने का काम अपन वायु का होता है। और इसीलिए मैं पहले प्रेगनेंसी रहने से हर हफ्ते 1 या 2 मात्रा बस्ती लेने के लिए कहता हूँ। यदि ब्लीडिंग होता है, स्पॉटिंग होता है, तो चंदन बाला तेल का मात्रा बस्ती लेने के लिए कहता हूँ। इस प्रकार से मात्रा बस्ती चलने से स्मूथली एनसी होती है। नो बैक एक, नो एब्डोमेन पेन, नो बद्धकोष्ठता, नो थकान, कुछ भी नहीं रहता, और स्मूथली एनसी चलती है। कई बार कॉन्स्टिपेशन के लिए हम प्रेगनेंसी में निरोबस्ती भी दे सकते हैं, और यही निरोबस्ती कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, और यही निरोबस्ती फुल टर्म होने के बाद में यदि तुम देते हो, तो उस महिला को लेबर पेन स्टार्ट होते हुए नजर आते हैं। ये हमारे बस्ती का आयुर्वेद का चमत्कार है। इस महिला में 2.5 महीने के बाद पहली सोनोग्राफी की गई, और उसमें 10 वीक्स लाइव सिंगल फिटल प्रेगनेंसी विथ फिटल पोलैंग कार्डियक एक्टिविटी सीन, ऐसा रिपोर्ट आया, जो कि इसके पहले 6 बार कभी भी नहीं आया था। आगे पूरे मासों मास बस्ती ये पूरी ट्रीटमेंट चलती रहती है। 7वें महीने में थोड़ा सा बीपी शूटअप होता है, जो कार्डियमैप से ठीक हो जाता है। पुनर्नवासो ज़्यादा एमनियोस गर्भजल ज़्यादा हुआ ऐसे का डॉक्टर कहते हैं, तो पुनर्नवास से वो भी ठीक हो जाता है। और पहले सीजर हुआ है, इसलिए इस बार भी सीजर करना पड़ेगा, ये डॉक्टर उस गायनेकोलॉजिस्ट का अंदाजा आयुर्वेद झूठा साबित करता है। सिर्फ पहले दिन 1 चम्मच कैस्ट्रॉल लेने से दूसरे दिन उसकी नॉर्मल डिलीवरी जाती है, और 3 किलो 400 ग्राम के सुंदर लड़के को जन्म देती है। आज वो लड़का 100 में हटके अलग से दिखता है। ये हमारे आयुर्वेद का चमत्कार है। अब लास्ट स्टेज जो है, रजो निवृत्ति काल के जो स्टेजेस होते हैं, उनमें कई पेशेंट में शारीरिक या मानसिक बदलाव होते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, स्तनों में पेन्स होते हैं, ये हस्तपद पाददल दहा होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग होता है, मेंसेस इरेगुलर होता है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, निद्रानाश होता है, या हेवी ब्लीडिंग होता है, जिसे हम मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में स्ट्रेस फैक्टर के लिए शिरोधारा है, अस्थि क्षय के लिए तिक्तक्षीर बस्ती है, या वात शमन के लिए योग बस्ती क्रम है,
हेवी ब्लीडिंग यदि है या पित्त दृष्टि के लिए रक्तमोक्षण विरेचन है, जानुशूल के लिए जानु बस्ती, कटी बस्ती है, या अभ्यंग भी करते हैं तो आयुर्वेद से ये सभी प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं मैंने देखे हैं। आजकल मेनोपॉज में यूरिन इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट मैंने देखे हैं यानी थोड़ा भी छींक आती है या खांसते हैं सॉरी, तो यूरिन लीक होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होने लगती है। शिरडी के ओपीडी में एक 50+ की एक महिला आती थी जिसने कहा कि मुझे घुटनों में दर्द है, और वो आती गई और 1 महीने के बाद उसने फिर धीरे से मुझे कहा कि सर घुटनों का दर्द तो मेरा गया, लेकिन मेरी मेन तकरार जो है इतने पेशेंट के सामने मुझे शर्म आती है। तो मैंने कहा बोलो, तो उसने मुझे कान में कहा कि पेशाब मेरे साड़ी में हमेशा होती रहती है और उसके कारण पूरे बदन का बास आता है, स्मेल आता है। इसके कारण पिछले 2 सालों से मैं मेरे बेटी के पास भी उसके ससुराल नहीं जा पाई और घर वाले सब मुझसे दूर करते, हेट करते हैं। तो इसका कोई उपचार होगा तो बोलो। हमेशा मुझे पैड ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैंने कहा उत्तर बस्ती से वो ठीक होता है, आप कोपरगांव आ जाइए। उत्तर बस्ती या शिरडी के हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, ये सुविधा यहाँ पर नहीं है। उसको कोपरगांव में बुलाया और चंदन बाला सहचर तेल 30 ml स्टरलाइज करके इंट्रा ब्लैडर, उसका एक ही उत्तर बस्ती हमने करवाया इंट्रा ब्लैडर में। उसके बाद में 15 दिन उपरांत जब वो वहां पर आई तो आते उसने कहा कि सर मैं मेरे बेटी के ससुराल होके आई, यानी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लीकिंग बंद हो गया, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप होती थी वो भी बंद हो गया और मैं पूरी तरह से ठीक है। यानी उसका यूरिन कॉन्टिनेंस सिर्फ एक उत्तर बस्ती से उस समय ठीक हुआ था। तो इस प्रकार आयुर्वेद में, हमारे भारतीय संस्कृति में स्त्री को माता, अबला, जननी, लक्ष्मी, अर्धांगिनी ऐसे कई उपाधियों से नवाजा है और ऐसे स्त्रियों का आरोग्य का या उनकी मानसिक स्थिति का जिम्मा आयुर्वेद ने भली भांति निभाया है, ये किया हुआ है। इसके साथ में मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहूँगा। एक एम्बिशन हम लोगों को रखनी चाहिए। जितने भी सुन रहे, जितने भी नए वैद्य हैं, उन्होंने एक मन में ठान लेना है कि मुझे स्पेशलिस्ट बनना है। फिर किसी भी स्पेशलिटी की तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन एक एम्बिशन फिक्स करो। दूर छलांग मारना है, ऊंची छलांग लेना है और इसके लिए हमको टीम वर्क की भी जरूरत है, जो कि ये कोरोना क्राइसिस में हमने देखा है कि हम आयुर्वेद वाले एक नहीं है, अंडर वन रूप नहीं है, वन मैन वन वॉइस होना चाहिए, वो नहीं है। और इसके कारण आज भी आयुर्वेद में कोरोना की चिकित्सा अवेलेबल है, ये हमको प्रूव करना पड़ रहा है। इसका कारण हमारा टीम वर्क नहीं है। इसलिए हम एक गोल अब तय कर लेते हैं कि इसके बाद में जो भी वैद्य प्रैक्टिस करेगा वो एविडेंस के साथ प्रैक्टिस करेगा और हमारा गोल यही रहेगा कि आयुर्वेद को हम विश्व में नंबर 1 बनाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद नो डाउट लीडर है। आयुर्वेद 100 नंबरी गोल्ड है, पुराना सोना है, ये तो काफी बार प्रूव हो चुका है। पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा कि नेम फेम सब आयुर्वेद से मिलता है। ऐसे बड़े फिल्म स्टार के घर जाकर खाना खाने का भी सौभाग्य आपको आयुर्वेद के कारण मिलता है। काजल भी उस समय थी। आयुर्वेद के पास अलग अलग कई अस्त्र है जो कि यहाँ पर बताए हुए हैं। अलग अलग जैसे राजा वजीर होता है, हाथी होता है, वैसे एक एक कर्म हमारे पास है कि जिससे हम उसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए मैं यही आपको कहूँगा कि आपको साई आपके ये जीवन प्रवास में काफ़ी धन दौलत दे, सक्सेस दे।